एक वकील कितना पावरफुल होता है, मतलब क्या क्या कर सकता है अगर वकील अपनी पाए तो। वकील बहुत पावरफुल है। वकील से अगर कोई भी उलझता है तो वकील हर एक पर्सन को बर्बाद करने की हिम्मत रखता है। अगर पुलिस बिना वारंट के किसी को गिरफ्तार करे तो ऐसा पॉसिबल है पुलिस कर सकती है? देखो, लड़ता वही है जिसके पास थोड़ी सी जान पहचान है, पैसा है, वरना गरीब का कौन सपोर्ट करेगा। पुलिस उसे 10 दिन अंदर रख ले, किसको पता लग रहा है। करोड़ों के हिसाब से केसेस पेंडिंग है इंडिया में, तो आपको उसकी वजह क्या लगती है? बहुत ज्यादा फेमस हुए शराब जगह जी उनके ऊपर एक FIR दर्ज हाँ, रिसेंट ये क्या केस था और उनको बेल क्यों मिल गई? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का वकील जिसको अच्छी प्रैक्टिस आती है, मेरा मानना यह है कि वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के वकील से अच्छा है। और मैं एक और चीज बोलता हूँ लड़कों को कि अगर आपके फोन में प्राइवेट फोटोज वीडियोस है तो डिलीट कर दो। एक सबसे हाईलाइट केस में लूंगा मोहम्मद शमी का, कि उनकी बीवी को वो सालाना 4 लाख रुपए देते हैं और अब उन्होंने 10 लाख रुपए की डिमांड सुप्रीम कोर्ट 10 लाख रुपए की उन्होंने डिमांड की। तो सबसे पहले तो ये किस कानून के अंडर में ऐसा होता है? आज का पॉडकास्ट बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम बात करेंगे लॉ की। एजुकेशन के पर्पस से ये पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा कि इम्पोर्टेंट होने वाला है, और लॉ के स्टूडेंट के लिए हैं और आम लोगों के लिए भी, क्योंकि इसमें हम आज पूरी तरीके से कानून के बारे में बात करेंगे। तो मैं सबसे पहले एडवोकेट उमर अली का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ द सेट टॉक पर। थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। जी। मेरा नाम मोहम्मद उमर अली है और मैं एक एडवोकेट हूँ और बेसिकली मैं दिल्ली में प्रैक्टिस करता हूँ और मैं एक लीगल इन्फ्लुएंसर भी हूँ। मेरा एम ये है कि जो भी कॉमन लोग हैं उनके अपने राइट्स पता होने चाहिए ताकि उनके साथ गलत ना हो जाए। मैं 3 सालों से अराउंड ये रील्स बनाते हुए आ रहा हूँ और लोगों को अवेयर करते हुए आ रहा हूँ, और काफ़ी हद तक मैंने देखा है कि अवेयरनेस बढ़ भी रही है। पहले अगर मैं ऑब्जर्व करूँ और पहले आज का एक्सपीरियंस बताऊं आपको, तो पहले ये होता था कि लोगों के साथ गलत होता है लेकिन लोग सहते जाते थे, लेकिन अब सहते नहीं है। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि आए दिन वीडियो वायरल होती रहती है पुलिस ऑफिसर की, चाहे किसी की भी, जो भी गलत करता है। लेकिन पहले इतनी नहीं होती थी क्योंकि पहले लोगों को नहीं पता था कि हाँ, वीडियो बना के हम वायरल कर देंगे तो ये पुलिस ऑफिसर या फिर जो भी कोई भी पर्सन है वो सस्पेंड हो सकता है। तो लोगों में अवेयरनेस बढ़ी भी है, लेकिन जितनी होनी चाहिए उतनी भी नहीं बढ़ी है। इसलिए हमारा एम यही है कि डेली बेसिस पर जो भी अपडेट्स आते रहते हैं, लॉज आते रहते हैं, जो भी लीगल न्यूज़ रहती है, हम लोगों को अवेयर करने की कोशिश करते हैं। हमारा सिंपल सा ये एम है जी। अच्छा, आपके इसी जो आपने अभी अपना इंट्रोडक्शन दिया, इसी से मेरा एक सवाल था कि जी। एक आम नागरिक को किस लेवल तक एजुकेटेड होना चाहिए या किस लेवल तक कानून को समझना चाहिए ताकि उसके ऊपर अगर कोई बात आए तो वो एक्शन ले सके? मतलब क्या क्या बेसिक चीज़ें हैं जो उसको मालूम होनी चाहिए? देखिए, मेरा कहने का मतलब है चाहे कोई पढ़ा लिखा हो या फिर नहीं हो, बेसिक लॉज सबको पता होने चाहिए। अब बेसिक लॉज क्या, अगर हम डेली बेसिस पर देख ले कि अगर कोई भी पर्सन हमारे साथ गलत कर रहा है, अगर कोई भी पर्सन हमें धमकी दे रहा है, या अगर किसी पर्सन ने हमें मारा तो हमें क्या करना चाहिए, या फिर डेली बेसिस पर अगर हम ये देखें कि आए दिन बाइक व्हीकल तो सब लोग चलाते हैं, ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर के साथ अगर ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर आपका गलत चालान काटता है, या फिर आपके साथ मिसबिहेव करता है, या फिर आपके साथ बदतमीजी करता है, और आए दिन ये भी देखने को मिलता है कि आप पुलिस स्टेशन जाते हैं कंप्लेंट करने, पुलिस ऑफिसर कंप्लेंट नहीं लेते, इवन कॉग्निजेबल ऑफेंस में भी कंप्लेंट नहीं लेते हैं और FIR करने से भी मना कर देते हैं। तो डेली बेसिस पर ये सारी चीज़ देखने को मिलती है कि मनी रिकवरी का हो गया कि आपने किसी को पैसा दे दिया और वो आप वापस नहीं कर रहा है। तो कुछ बेसिक ये चीज़ है, और भी कुछ हो सकती है, लेकिन ये जो बेसिक चीज़ है मुझे लगता है कि हर एक आम इंसान को पता होना चाहिए ताकि उसके साथ गलत ना हो पाए, वो अपनी ज़िंदगी नॉर्मल जैसे अच्छे तरीके से बिता ले। जी। अच्छा, अभी आपने जिक्र किया था कि मोबाइल से वीडियो बना रहे हैं लोग, अवेयर हो रहे हैं, तो अगर कोई वीडियो बनाता है तो वो कोर्ट में चल जाती है? वो बिल्कुल कोर्ट में एडमिसिबल है। अच्छा। फोटो वीडियो रिकॉर्डिंग कोर्ट में बिल्कुल एडमिसिबल है, लेकिन इसमें एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट होनी चाहिए कि उस वीडियो में एडिटिंग या फिर छेड़खानी नहीं होनी चाहिए कि पता चले आप इनकम्प्लीट दिखा रहे हो। जो प्रॉपर वीडियो है वो आपको पूरी दिखाना पड़ेगा, कोर्ट को आप मिसलीड नहीं करेंगे। और जब भी कोई भी फोटो वीडियो रिकॉर्डिंग जब भी हम कोर्ट में लगाते हैं तो साथ में एक इंडियन एविडेंस एक्ट का सर्टिफिकेट भी लगाते हैं, जिसमें हम ये बोलते हैं कोर्ट को कि ये जो भी एविडेंस सबमिट कर रहे हैं इसमें कोई भी छेड़खानी नहीं हुई है, ये बिल्कुल सही है। और अगर हम कोर्ट से एक प्रोमिस करते हैं, हाँ, और अगर हमने कोर्ट से झूठ बोला तो आप ऑन द रिकॉर्ड झूठ कह रहे हो।
एफिडेविट में झूठ कह रहे तो ये खुद में ऑफेंस है, कोर्ट आपके अगेंस्ट ट्रायल चला सकती है जी। तो इसलिए एडमिसिबल है, लेकिन आपको इस चीज का ध्यान रखना। अगर पुलिस बिना वारंट के किसी को गिरफ्तार करे तो ऐसा पॉसिबल है, पुलिस कर सकती है? देखिए, कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, संगीन अपराध, ठीक है, लॉ में डेफिनेशन दे रखी है। अगर आप बीएनएस भारतीय न्याय संहिता को देखेंगे तो हर एक सेक्शन डिफाइन कर रखी है कि कौन सा ऑफेंस कॉग्निजेबल ऑफेंस है या फिर कौन सा ऑफेंस नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। अगर कोई संगीन अपराध हुआ है, कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, तो फॉर एग्जांपल कॉग्निजेबल ऑफेंस कौन से हो गए? रेप के हो गए, मर्डर के हो गए, ये जो सारे हैं ये संगीन अपराध है। अगर कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन है पुलिस के पास तो पुलिस ऑफिसर किसी भी पर्सन को बिना वारंट के अरेस्ट कर सकते हैं। अच्छा। हाँ, अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस है। अगर कोई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है तो उसमें पहले जो होती है जो पुलिस ऑफिसर होते हैं उनको मजिस्ट्रेट से परमिशन लेना पड़ता है कि हम इस पर्सन को अरेस्ट करना चाहते हैं, तो बिना वारंट के भी अरेस्टिंग हो सकती है। ये लोगों का मिथ बना हुआ है कि नहीं जी पुलिस ऑफिसर तो हमें अरेस्ट ही नहीं कर सकते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, अरेस्ट कर सकते हैं जी। अच्छा, कितने वक्त तक रख सकते हैं वो कोतवाली में या अपनी एक जो जेल में? जी, 24 आवर तक रख सकते हैं। अच्छा। अगर पहली चीज अगर हम डिटेल में बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने भी एक जजमेंट दिया अरेस्टिंग के ऊपर। अगर किसी भी पर्सन को पुलिस ऑफिसर अरेस्ट करते हैं तो सबसे पहले उस अक्यूज्ड का राइट है कि आप उसको बताएं कि आपको क्यों अरेस्ट किया गया है जी। उसका ग्राउंड बताना जरूरी है। आपने कि अब पुलिस ऑफिसर आएगी ऐसे ही किसी को भी अरेस्ट कर लेगी तो ऐसे थोड़ी ना होगा, तो ग्राउंड बताना जरूरी है। अगर आप किसी भी पर्सन को ग्राउंड नहीं बताते हैं और उसके फैमिली मेंबर को वो इन्फॉर्म नहीं देते कि ऐसे ऐसी बात है, हमने इस लड़के को उठा दिया, तो ये अरेस्ट इलीगल माना जाएगा और ऐसे में आप डायरेक्टली आर्टिकल 226 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर आप हाई कोर्ट मूव कर सकते हैं और एक रिट पिटीशन लगा सकते हैं, और आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर आप सुप्रीम कोर्ट में जाकर रिट लगा सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो ऐसी अरेस्टिंग को इलीगल डिक्लेयर कर सकती है और जो उस पुलिस ऑफिसर के अगेंस्ट भी लीगल एक्शन ले सकती है। मेनली अगर हम कानून को और डीप में देखें तो अगर कोई भी पर्सन अरेस्ट हुआ है तो पुलिस ऑफिसर का काम है ये सारी चीज फुलफिल करना, कि अरेस्ट मेमो भी भरवाना काम है, उसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड भी कराना काम है, एक लीगल एड के लिए भी उसको अपने वकील से मिलने का भी ये अधिकार होता है, ठीक है। उसको मेडिकल के लिए अगर उसको कोई मेडिकल प्रॉब्लम है तो उसको वो भी प्रोवाइड किया जाएगा। और फिर हम देखें तो वो 24 घंटे के अंदर तक ही अपने पास रख सकते हैं। 24 घंटे के बाद ये ड्यूटी है उस पुलिस ऑफिसर की कि उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करें, उसके बाद आप दोबारा से रख सकते हो फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, लेकिन आपको 24 घंटे के अंदर उसको प्रोवाइड करवाना पड़ेगा, मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करवाना पड़ेगा। अगर आप किसी भी पर्सन को 24 घंटे से ज्यादा रखते हो तो उनकी फैमिली के पास ये राइट है, उस अक्यूज्ड के पास ये राइट है कि वो रिट लगा सकता है जी, और कोर्ट फिर ऑर्डर करेगी जी। अच्छा, आप जितना भी ये सब बता रहे हैं जी, तो आपको लगता है ग्राउंड रियलिटी है कि ये सब हो रहा है? नहीं, बिल्कुल हो रहा है और रिट तो बहुत लगती है। अच्छा। अगर हम देखें ग्राउंड रियलिटी को, मैं हमेशा बोलता हूं कि ग्राउंड रियलिटी बहुत अलग है। कानून तो हमारा बहुत कुछ कहता है, कानून तो हमारा कहता है कि 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है, ग्राउंड्स बताने पड़ेंगे, बेसिक जो भी आप अरेस्ट करते हैं तो आपको सारी चीज बतानी पड़ेगी, लेकिन पुलिस कुछ भी नहीं करती, आती है जोतर छप्पड़ मारती है और लेके कई 2-2, 3-3 दिन तक भी अंदर कर देती है। देखो, लड़ता वही है जिसके पास थोड़ी सी जान पहचान है, पैसा है, वरना गरीब का कौन सपोर्ट करेगा? पुलिस उसे 10 दिन अंदर रख ले, किसको पता लग रहा है? पुलिस आएगी उठा के ले जाएगी, गरीब क्या करेगा, कहाँ तक लड़ेगा जी? तो उसमें टाइम बहुत ज्यादा लगता है गरीबों के लिए। तो मैं ये भी खुल के बोल देना चाहता हूँ, आज के टाइम पर एक जो गरीब है उसको न्याय लेना बहुत ज्यादा मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। उसको फिर तो ऊपर वाला ही बचा सकता है, लेकिन अगर कोई अमीर होगा, उसके साथ कोई गलत करता है, वो एक से एक, पहली बात तो पुलिस से ही सेटिंग कर लेगा, पुलिस से ही ग्राउंड लेवल पर आधे से ज्यादा केस तो थाने में ही सेटल हो जाते हैं, आधे से ज्यादा केस थाने में सेटल हो जाते हैं। जो कुछ ऊपर जाते हैं तो फिर पैसे वाले तो एक से एक वकील हायर करवा लेंगे, खुद को बचा लेंगे, ये सारी चीज होती है। मतलब अगर आपके पास पैसा है तो आप न्याय ले सकते हो, सच्चाई है ये, दिस इज अ हार्श रियलिटी। आप कोई कितना भी बोल दे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कानून सबके लिए कानून तो कहता है सबके लिए बराबर है, लेकिन एक गरीब कैसे न्याय ले रहा है और एक अमीर कैसे न्याय ले रहा है, दोनों के न्याय में कितना फर्क आ रहा है, आप ये भी तो देखो। एक को लेने में 1 साल लग रहा है और एक महीने में ले रहा है, फर्क तो है ना, फर्क ये सारी। जी, मेरा सवाल था, जैसे हम मूवीज देखते हैं, फिल्म देखते हैं हम, तो उसमें
बड़ा अच्छा से दिखाते हैं कि एकदम से FIR दर्ज हो गई, सीधी कोर्ट में चले गए, मतलब 3 घंटे की मूवी में 2-3 दिन के अंदर ही उसको न्याय मिल जाता है। अच्छा, इस पर कुछ मूवीज बहुत अच्छी भी बनी हुई हैं, लेकिन मेरा आपसे सीधा सवाल था कि जो फिल्मों में कानून दिखाया जाता है वो और जो रियलिटी में है वो, उसमें कुछ फर्क है? बहुत फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। अच्छा। मूवी को तो आप हटाए दो, अगर आप रियल में देखना चाहते हो, रियल में मैं आपको बताता हूँ फर्क क्या होता है। जैसे कि फिल्मों में आपने देखा होगा कि 5 मिनट में ही या 10 मिनट में ही एक पूरा केस सॉल्व हो जाता है जी। रियल लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। एक केस को ही खत्म होने में 1 साल 2 साल 3 साल कई महीने कई साल लग जाते हैं। आपने देखा होगा कि फिल्मों में जो कुछ वकील होते हैं वो कोर्ट में आते हैं और चिल्लाने लग जाते हैं, वकील साहब फाड़ दीजिए ये कानून की किताबें। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। वो जज है, वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का उसके ऊपर ऑर्डर कर देगा। तो इसमें एक हमारा एक एथिक्स है कि आपको जज के सामने अपनी जो भी आप क्लाइंट को डिफेंड कर रहे हो एक तरीके से रखो, अपनी बात एक तरीके से प्रोड्यूस करोगे। आप चिल्ला नहीं सकते जज साहब के ऊपर कि आपने ये नहीं किया वो नहीं किया। तो कोर्ट में जो दिखाते हैं कि आए वो बिल्कुल ही काला कोट पहन के सीधा कोर्ट में घुस गए और चिल्लाने लगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। फिर मूवी में ये भी दिखाया जाता है कि तुरंत आए। और हाँ, सबसे ज्यादा एक इंपॉर्टेंट चीज कि जो एविडेंस होता है वो लास्ट में आता है। आपने नोटिस किया होगा मूवी में एंड में कोई ऐसा गवाह आता है जिसकी वजह से पूरा केस खत्म हो जाता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। एविडेंस का स्टेज तो चार्जशीट में ही आ जाता है। कोई भी विटनेस होता है तो वो मेनली चार्जशीट का पार्ट बन जाती है और उसी के बाद आ जाता है। ऐसा कोई बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में लास्ट में अगर कोई है, लेकिन विटनेस है चाहे कोई भी एविडेंस है वो पहले ही आ जाता है। तो मूवी तो बिल्कुल अलग है। और ये भी देखने को मिलता है कि एक कोई भी मैटर है कि जैसे ही वकील साहब गए और वहां उनका मैटर कॉल हो गया, उन्होंने जाके ही अपनी सारी बात कह दी। लेकिन अगर रियल लाइफ में हम देखें तो क्या होता है कि जब भी हमारा कोई मैटर लगता है तो कोर्ट के बाहर ना एक लिस्ट लगी रहती है। अच्छा। उस पे आइटम नंबर लिखा रहता है कि आपका आइटम नंबर इतने 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 नंबर पे है, ठीक है। तो हमें जाकर वेट करना पड़ता है, ठीक है, कि हमारा आइटम नंबर क्या है। ऐसा नहीं है कि कोर्ट की प्रोसीडिंग चल रही है और हम बिल्कुल वकील साहब पहुंच गए कि हाँ जी जज साहब फाड़ दीजिए कानून की किताबें। ऐसा नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है। जज के पास बहुत पावर है और कोर्ट का एक डेकोरम मेंटेन करना पड़ता है। और ये हर एक एडवोकेट की भी ड्यूटी है और हर एक लिटिगेंट्स की भी ड्यूटी है। ऐसा नहीं कि पता चले कोई, आपने देखा होगा मूवी में एडवोकेट्स फोन चला रहे हैं, आपस में बहुत ज्यादा बात कर रहे हैं, वो कोई हंस रहे हैं, हंसी मजाक चल रहा है, आपने देखा होगा। जी, जी, जी। काफी फनी सीन होता है। रियल लाइफ में कोई भी ऐसा नहीं होता है। रियल लाइफ में कोर्ट बहुत सीरियस होती है। और फिर एक और चीज जो आपने मूवी में देखा होगा कि वहां जो जज होते हैं वो एक इमोशनल लास्ट में एक स्पीच टाइप देते हैं। जी, देखा होगा, मूवीज में होता है। देखा होगा कि जज लास्ट में एक स्पीच दे रहा है। रियल लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। उसको अपनी जजमेंट देने से मतलब है, अपने ऑर्डर सुनाने से मतलब है। उसके पास हजारों केस है, अब वहीं पे वो स्पीच देने लग जाएगा तो बाकी मैटर का क्या होगा जी। तो ये सारे बहुत फर्क है। अगर किसी को भी, कोई एक आम इंसान को अगर प्रोसीडिंग देखना है, ठीक है, तो हर एरिया में जिला न्यायालय होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है। आप वहां चले जाइए, वहां हर कोई अलाउ होता है। लेकिन एक जाना तो आप तरीके से जाना, फोन बंद करके जाना। ऐसा नहीं आप वहां जाकर ही कॉल उठा के बात करने लग गए, कोर्ट की प्रोसीडिंग चल रही है, ऐसा नहीं। जाओ, आप तरीके से बैठ भी सकते हो, देख भी सकते हो, आपको कोई टोकेगा नहीं। और आप पूरी प्रोसीडिंग भी देख सकते हो, तो आपको क्या रियलिटी है वो सारी चीज पता चल जाएगी। जी। ऐसी क्या वजह है जो इंडिया के अंदर क्राइम, मतलब केसेस इतने बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन अगर किसी भी एक छोटे से जुर्म की भी अगर किसी को सज़ा मिलती है तो साल 2 साल 3 साल 4 साल इतना वक्त लग जाता है, और मतलब करोड़ों के हिसाब से केसेस पेंडिंग हैं इंडिया में। तो आपको इसकी वजह क्या लगती है? देखो, इसकी पहली तो वजह ये है कि एक तो आज के टाइम पर क्राइम भी बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। नहीं, उसकी ये भी तो वजह हो सकती है कि लोगों को न्याय बहुत देर से मिल रहा है। क्योंकि अगर किसी भी जुर्म की या किसी भी क्राइम की सज़ा आपको, मैं नहीं कह रहा कि 2 दिन में दे दो 3 दिन में दे दो, लेकिन अगर जल्दी मिल जाएगी, कोई अगर किसी को मार देता है या किसी को मारने की धमकी देता है और उसको जल्दी सज़ा अगर मिल जाए तो हो सकता है लोग डर की वजह से फिर क्राइम ना करें। अब होता यह है कि कोई भी आदमी कोई क्राइम करता है, वो जेल जाता है, 2 4 10 5 दिन के अंदर उसको बेल मिल जाती है, फिर केस चलता रहता है। तो ये भी वजह हो सकती है एक, ये मेरा पॉइंट है। देखिए, ये क्या है, हमारा प्रोसीजर है पूरा जी। और पूरा जो कोर्ट जो है, पूरा जो जुडिशरी है वो पूरा प्रोसीजर से चलता है, ठीक है।
चाहे कोई भी पर्सन, चाहे वो सच में गुनहगार क्यों ना हो, ठीक है, लेकिन कोर्ट उसे नहीं मानती है जब तक कि उसका गुनाह जो है वो प्रूफ ना हो जाए। कहते हैं ना, एक टर्म यूज करते हैं, अक्यूज्ड आर इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, है ना, आपने सुना होगा ये वर्ड। तो इसमें क्या होता है कि अगर किसी भी पर्सन के खिलाफ कोई एफआईआर रजिस्टर हो गई तो उसको पूरा मौका दिया जाता है कि वो खुद को डिफेंड करे, और ये उसका फंडामेंटल राइट है। बिना उसको सुने, बिना उसकी बात रखे हुए उसको हम सजा नहीं दे सकते, ये हमारा संविधान कहता है। इसलिए आपने देखा होगा कि कोर्ट में पूरा ट्रायल चलता है, ठीक है। अब एफआईआर रजिस्टर हो गई, अब फिर कोर्ट ऐसा तो नहीं कि सिर्फ आपकी बात सुन ले या मेरी बात सुन ले, कोर्ट फिर एविडेंस भी देखेगा उससे रिलेटेड, क्या कोई एविडेंस है, क्या कोई विटनेस है उस केस में। तो ये पूरा प्रोसीजर जो चलता है बहुत लंबा चलता है। तो इसलिए जो आपने बताया कि अरेस्ट हुआ, बेल मिल गया, लेकिन पूरा ट्रायल चलता रहता है, तो ये पूरा प्रोसीजर है, तो उन्हें भी फॉलो करना पड़ेगा। और ये इतना प्रोसीजर इतना लंबा है, अब उसमें भी बहुत सारी स्टेजेस आती है। कंप्लेनेंट का एविडेंस होना है, गवाही होनी है, विटनेस है, क्रॉस एग्जामिनेशन है, आर्ग्यूमेंट्स है, 1000 चीज है। उसमें भी आप देखोगे, अब जैसे फॉर एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ क्यों डिले होता है। अब मान लो 2 पार्टी के बीच में केस चल रहा है, ठीक है। आज मान लो मेरा क्लाइंट नहीं आया तो वहीं पर वो डेट भी खाली निकल गई, या फिर मान लो सामने वाले का वकील नहीं आया तो भी वो डेट निकल गई। मान लीजिए मैं नहीं आया तो डेट निकल गई एक, और अगर एक डेट निकली तो 3 महीना गया ऑन एन एवरेज, ये समझ लो आप। अब डिले तो हो रहा है, डिले सिर्फ हम पूरा जो दोष है वो सिस्टम को नहीं दे सकते, कई गलती वकील साहब की भी होती है। अब मान लो मैं नहीं गया उस मैटर में, मैं अपीयर नहीं हो पाया, एडजमेंट ले ली मैंने, या मैं एब्सेंट हो गया तो वो डेट निकल गई। अब मान लीजिए किसी केस में किसी की गवाही होनी थी, डॉक्टर साहब नहीं आए, या कोई विटनेस नहीं आया, या जो कोई विक्टिम थी वही नहीं आई, तो ये केस खिंचता कितना चला जा रहा है, ठीक है। तो एक ये रीजन है। और फिर दूसरा रीजन ये है कि केसेस जो है वो बढ़ते भी बहुत जा रहे हैं, डे बाय डे आप देखते जा रहे हो कि क्राइम इंक्रीज होता जा रहा है। तो क्राइम इंक्रीज होगा तो एट द एंड तो कोर्ट में आएगा, ठीक है। और फिर तीसरा जो सिस्टम है वो हमारा खुद का भी सिस्टम बहुत वो है कि अब देखो इतने, अब बेचारे जजेस भी क्या करें, एक इंसान है वो भी, ठीक है। ऐसा तो नहीं वो दिन में बहुत सारे केस देखते हैं, कोई 50 देख रहा है, कोई 100 देख रहा है, और कितना देखे। तो जजेस की भी कमी है, पुलिस ऑफिसर की भी कमी है। तो सिस्टम में चेंज होना बहुत जरूरी है। जजेस की वैकेंसी ज्यादा निकले, पुलिस ऑफिसर्स की वैकेंसी ज्यादा निकले, सो दैट कि कम प्रेशर पड़े। तो जितने ज्यादा होंगे डिसाइड करने के लिए तो उतना थोड़ा सा कम केस ज्यादा खींचेगा और जल्दी निपटारा होगा। लेकिन अब मान लो कई लाखों पे एक जज साहब बैठे हैं तो कैसे होगा जी। तो ये तो सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि इंफ्रास्ट्रक्चर को, ये जो सिस्टम है उसको ठीक किया जाए। लेकिन इसके पीछे मैं तो यही बोलूंगा, लोग खुद भी रिस्पॉन्सिबल है। जब पूछना चाहिए सरकार से तब ये सारी चीज नहीं पूछते हैं, फिर बाद में ब्लेम देते हैं कि हमारे को इंसाफ नहीं मिल रहा है, 10-10 साल तक हमारे केस चल रहे हैं। तो जो मेन, इसलिए मैं बोलता हूँ इलेक्शन के टाइम पर कि जो इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं आपके, वो उस पर आप सवाल उठाइए, वरना गलत एट द एंड आपके साथ ही होगा जी। सरकार के साथ ना कभी कुछ गलत हुआ है ना होगा। वो अपने को और अपनी फैमिली को, उनके पास बॉडीगार्ड है, सब चीजें, वो तो प्रोटेक्ट कर ही लेंगे, तो दिक्कत आपको आएगी जी। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट में भी वक्त लगता है केसेस में? सुप्रीम कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अकॉर्डिंग बहुत जल्दी निपटारा हो जाता है। अच्छा, टाइम लगता है लेकिन उतना टाइम नहीं लगता। क्यों, आप समझो आप। सुप्रीम कोर्ट के पास जो मैटर जाता है, कुछ केसेस को छोड़ के, कुछ जैसे रिट हो गई, पीआईएल हो गई, वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में लगती है और हाई कोर्ट में लगती है। लेकिन जो सारे जो मेनली जो केसेस जा रहे हैं वो कहां से जा रहे हैं? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से, कुछ सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच रहे, तो नीचे से सारे केस जा रहे हैं। तो जब सारी चीज हो जाती है तो सुप्रीम कोर्ट ये ऑब्जर्व करती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं हाई कोर्ट का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रहा हूं तो मुझे पूरा ट्रायल चलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पूरा ट्रायल तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चल गया है। मुझे इस चीज के ऊपर आर्ग्यू करना पड़ेगा कि जज साहब ने हमारी इस पॉइंट को नहीं ऑब्जर्व किया, जो कि हमारा लीगल पॉइंट ऑफ व्यू ये था, और जज साहब ने इसको इग्नोर कर दिया। तो हम उस पर जाते और हमारे को पूरा केस, सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग बहुत टफ होती है। अच्छा, बहुत ज्यादा टफ होती है। आपको अपना पूरा केस एक्सप्लेन भी करना है और अपने क्लाइंट को अच्छा पॉजिटिव वो भी दिलवाना है, और कोर्ट आपको ज्यादा टाइम देती भी नहीं है। आपको 2-3 मिनट के अंदर अपना पूरा केस भी एक्सप्लेन करना है, अपनी सारी बात भी बोलनी है, सारी चीज करना है, और जज को भी सेटिस्फाई करना है। तो 3 मिनट के अंदर ही
आप ये सोच लो कितना बड़ा चैलेंज है। तो लेकिन सुप्रीम कोर्ट में इतने लंबे केसेस नहीं खींचते। सुप्रीम कोर्ट या तो बोल देगा हाँ हाई कोर्ट सही है या आप सही हो, दो ही चीज काम होंगे, कोई तीसरा तो होगा नहीं। जी। या तो कोर्ट जो हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है, जजमेंट है, उसको सेट असाइड कर देगा और अपना नया जजमेंट दे देगा, या फिर जो पिटिशनर है उसकी पिटीशन को डिसमिस कर देगा कि नहीं हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया था वो ठीक था। इसमें उतना टाइम नहीं लगता। मेन जो पूरा टाइम लगता है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, क्योंकि यहीं पे पूरा ट्रायल चलता है। ट्रायल ना कभी हाई कोर्ट में चलता है ना सुप्रीम कोर्ट में, ट्रायल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में चलते हैं। इसलिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की प्रैक्टिस और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का केस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपने ये भी सुना होगा कि लोग ये बोलते हैं कि नहीं जी सुप्रीम कोर्ट का ही वकील बनेंगे, सुप्रीम कोर्ट का ही वकील हायर करेंगे, हाई कोर्ट के ही वकील अच्छे होते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का वकील जिसको अच्छी प्रैक्टिस आती है, मेरा मानना यह है कि वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के वकील से अच्छा है। अच्छा, क्यों? क्योंकि उसके वो जो केस चल रहा है वो उसके खून में होता है, उसकी ग्राउंड रियलिटी मालूम, उसको पता है, वो उसके पकड़ में होता है पूरा वो केस, ठीक है। तो उस केस को वो जानता है कि मुझे किस तरीके से अपने क्लाइंट को बचाना है, ठीक है। तो वो सारी चीज जानता है कि क्या हो रही है। तो एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का भी एडवोकेट की अहमियत बहुत ज्यादा है। आप ऐसा नहीं है, लोग की मेंटेलिटी गलत बन चुकी है कि नहीं जी हाई कोर्ट के वकील ही अच्छे होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील ही अच्छे होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के वकील अच्छे नहीं होते। बहुत गलत है ये। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का अगर कोई अच्छा वकील है तो आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही न्याय दिला देगा, आपको हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी जी। अच्छा, ऐसा पॉसिबल है कि कोर्ट किसी केस के लिए, किसी स्पेशल केस के लिए सिर्फ कोर्ट लगे और उसका न्याय डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ही जल्दी हो जाए? ऐसा हो सकता है? ऐसा पॉसिबल है? ऐसा ये है ना कि फास्ट ट्रैक पॉक्सो के मैटर में कर दिया है। अच्छा। फास्ट ट्रैक कोर्ट है कि जैसे आप पॉक्सो के केसेस है, बच्चों के साथ जो गलत हुआ है, तो उनके केसेस तो आप बिल्कुल लंबा नहीं खींच सकते। तो उनका केसेस बहुत जल्दी सॉल्व हो जाता है, 1 साल 1.5 साल में सॉल्व हो जाता है। फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया है तो ये अच्छी चीज है कि चलो पॉक्सो का तो निपटारा जल्दी होता है, पॉक्सो के केसेस का। जी। अभी इस पर एक सवाल और है मेरा। अभी जो बहुत ज्यादा फेमस हुए हैं शादाब जकाती जी, उनके ऊपर एक FIR दर्ज हाँ रिसेंटली। हाँ, तो FIR भी दर्ज हुई और उनको उसी दिन बेल भी मिल गई। तो ये क्या केस था और उनको बेल क्यों मिल गई? क्योंकि अगर FIR उनके ऊपर दर्ज हुई थी, जो कि बताया गया था कि बहुत ज्यादा संगीन है, बच्चे के साथ में उन्होंने जो भी, खैर उनका स्टेटमेंट आया कि वो हमारा इंटेंशन ये नहीं था, ये वो है, लेकिन फिर उनको बेल मिल गई। तो एज एन एडवोकेट आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले उनको बेल किस वजह से मिल गई? ठीक है, पहले ये भी बताना जरूरी है केस क्या है, वरना मैं अगर ये बता दूंगा कि अपना पॉइंट दे दूंगा तो लोग समझ ही नहीं पाएंगे। बेसिकली उन्होंने एक वीडियो बनाई थी अपनी बेटी के साथ, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी बेटी के साथ एक वीडियो बनाई थी जिसमें उनकी बेटी कुछ सामान खरीदने आती है और वो कहती है मेरी मम्मी बाद में दे देगी, पैसे बाद में दे देगी। तो वो फिर उनका रिएक्शन ये होता है कि जब ये बच्ची इतनी खूबसूरत है तो इनकी माँ कितनी खूबसूरत होगी, ठीक है। तो कुछ जो वहाँ के, जो ये बेसिकली मेरठ का इंसिडेंट है, तो कुछ जो वहाँ के जो पॉलिटिशियंस थे वो गुस्सा हो गए कि आप बच्चे के साथ इस तरीके से वीडियो नहीं बना सकते, जिसकी वजह से उनके खिलाफ कंप्लेंट हुई और उनके जो FIR हुई थी वो पॉक्सो में नहीं हुई थी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अच्छा। वो FIR हुई थी IT एक्ट के अंडर, ठीक है, जो कि कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंडर हुई थी, इसलिए उनको अरेस्ट कर लिया गया था। लेकिन सेम डे बेल दे दी गई थी। क्यों बेल दे दी गई थी? क्योंकि उनके जो एडवोकेट्स का ये आर्ग्यूमेंट था, मेनली जो उन्होंने का जो आर्ग्यूमेंट था वो ये था कि पहली बात, ये जो बच्ची है ये किसी और की बच्ची नहीं है, ये शादाब जकाती की अपनी ही बेटी है, ठीक है। और उन्होंने एक लव एंड अफेक्शन के पर्पज से ये वीडियो बनाई थी, पॉजिटिव वे में बनाई थी, इनका मेनली आर्ग्यूमेंट यही था, इसलिए उनको बेल भी मिल गई। अगर इस जगह अगर शादाब जकाती अपनी बेटी की जगह अगर किसी और के साथ अगर ये रील बनाते तो मैं गारंटी बोल सकता था कि यहाँ पर बेल नहीं मिलती। क्योंकि जब भी बच्चे, पॉक्सो एक्ट एक लड़के के लिए भी और लड़की के लिए भी, ये भी जेंडर न्यूट्रल है पॉक्सो एक्ट। अच्छा। तो जहां पर भी पॉक्सो का कोई मामला आता है ना, तो पॉक्सो एक्ट आता है वहां पर, और ये बहुत सेंसिटिव है। तो यहाँ पर अगर आप बच्चे के साथ कुछ भी गलत हरकत करेंगे, चाहे आप वर्बली बोल रहे हैं, चाहे आप उसको फिजिकली हैरेस कुछ भी कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपके खिलाफ पॉक्सो एक्ट है, तुरंत FIR रजिस्टर हो जाएगी। तो शुक्र था कि उनको बेल मिल गई क्योंकि उनकी अपनी बेटी थी। लेकिन मैं यही बोलूंगा कि एक कंटेंट क्रिएटर के, जब आपके पास एक 3 मिलियन फॉलोअर्स, 1 मिलियन फॉलोअर्स आते हैं, तो आपको आपके साथ में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। तो आपको ये भी समझना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी बोल दो जी।
मैं बिल्कुल ये भी नहीं बोलूंगा कि शादाब जकाटी ने जो भी किया ठीक किया। मेरे हिसाब से उन्होंने अपनी बच्ची के साथ किया ठीक है, लेकिन इस तरीके का उनको मैसेज देना बहुत गलत है, क्योंकि ये एक क्रिएटर है। अब उनकी जो रील बनाया उसका रिमिक्स बनेगा। अब मान ले इन्होंने तो अपनी बेटी के साथ किया और कोई दूसरा किसी और की बेटी के साथ करने लग जाए, रिमिक्स तो बनेगा ना। तो ये सारी चीज है, उनको ध्यान रखना। तो जितने भी कंटेंट क्रिएटर है जिनके लाखों में मिलियंस में फॉलोअर्स है, तो उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि उन्होंने कुछ भी कर दिया, क्योंकि उनकी रील वायरल होती है, लोगों के मन में गलत मैसेज आता है जी। और बच्चों के मामले में तो बहुत बंदे को सिंसियर रहना चाहिए जी। अच्छा, पोक्सो एक्ट की बात की थी आपने, तो ये अगर मैं मतलब बहुत आसान शब्दों में पूछना चाहूंगा कि ये क्या होता है और ये किस पर लगता है और ये कब लगता है? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, पॉक्सो एक्ट क्या कहता है कि अगर कोई भी लड़का है या फिर लड़की है, कोई भी लड़का है, दोबारा रिपीट करूंगा, मिथ है लोगों को लगता है कि पॉक्सो एक्ट सिर्फ लड़कियों के लिए। पॉक्सो एक्ट लड़कों के लिए भी है कि लड़की कौन, जिनकी एज 18 साल से कम है। जिस भी बच्चे की एज 18 साल से कम है, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, अगर उसके साथ सेक्सुअल हरासमेंट, सेक्सुअल असॉल्ट, उसके साथ किसी भी सेक्सुअल इंटरकोर्स कुछ भी होता है, तो जो भी पर्सन होगा उसके अगेंस्ट तुरंत पॉक्सो एक्ट में FIR रजिस्टर होगी और तुरंत उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा। और ऐसे केसेस में लिटरली बता रहा हूं, पर्सनल एक्सपीरियंस है, पॉक्सो के मामले में कोर्ट जो होती है वो बहुत सेंसिटिव हो जाती है। ठीक है, तो कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट लेवल की अगर मैं बात करूं, डिस्ट्रिक्ट जो जज होते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो जज होते हैं, वो पॉक्सो के मामले में जल्दी बेल ही नहीं देते। वो अपना हाथ खड़ा कर लेते हैं कि हम तो बेल नहीं देंगे, आपको हाई कोर्ट से लेना है, सुप्रीम कोर्ट से लेना है, आप ले लो, लेकिन जल्दी नहीं मिलती है। तो कई सालों तक पॉक्सो के मामले में लोग अंदर रह जाते हैं। तो ये हमारा, और ये जरूरी भी है कि अगर इतना स्ट्रिक्ट कानून नहीं होगा तो आए दिन कोई भी बच्चों के साथ गलत कर देगा। तो ये एक कानून इसलिए बनाया गया ताकि लोगों के मन में डर हो सके, ताकि वो बच्चे के साथ किसी भी तरीके से छेड़खानी नहीं कर पाए। उमर भाई, इस टाइम देखा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा लोग रिलेशनशिप में हैं और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का कल्चर भी लगभग आम सही हो चुका है। लेकिन होता क्या है कि आप 3 या 4 साल रिलेशनशिप में रहते हैं, उसके बाद में अचानक से लड़की की तरफ से ज़्यादातर ये मतलब कोर्ट में केस डाला जाता है कि शादी का झांसा देकर इन्होंने मेरे साथ में इतने दिन रहे। तो ये सब चीज़ क्या है? मतलब ऐसा पॉसिबल है? क्योंकि अगर कोई लड़का या लड़की 4 साल से रिलेशनशिप में है, तो ऐसा तो नहीं है कि वो ज़बरदस्ती रिलेशनशिप में है, कुछ तो उन दोनों के बीच में है जो वो है। तो ऐसे में लड़के के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है या नहीं हो सकती? अगर एक वर्ड में आंसर बताऊं तो हो सकती है। अब इसको एक्सप्लेन करना भी बहुत ज़रूरी है जी। अब इसको एक्सप्लेन करना क्या है कि पहले क्या होता था, अभी हमारा कानून चेंज हुआ है। अगर थोड़े से जो भी लोग कानून की समझ रखते हैं, तो पहले आपने सुना होगा IPC, इंडियन पिनल कोड 1860। तो अभी हमारा 2024 में एक नया कानून आ गया जो IPC को रिप्लेस किया है, BNS, भारतीय न्याय संहिता। पहले आपने सुना होगा, इस धारा के अंदर IPC में 302 के अंडर मर्डर का सेक्शन था। 302 सबको पता है, ठीक है, लेकिन ये जो BNS आई है उसमें सेक्शन चेंज हो गए। अच्छा। अब ये समझना पड़ेगा, जो आपका जो क्वेश्चन है कि अगर कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, ठीक है, और उनके बीच में शादी का प्रॉमिस हुआ है या फिर नहीं भी हुआ है, लड़की केस कर देती थी, तो पहले जो IPC थी उसमें क्या होता था कि लड़की सीधा जाकर ये एलिगेशन लगाती थी कि ये जो लड़का है इसने मेरे साथ ऐसे ऐसे शादी का वादा करके मेरे साथ बलात्कार किया, और ये कानून मानता भी था। और लड़के के अगेंस्ट जो FIR रजिस्टर होती थी वो रेप में क्यों FIR रजिस्टर होती थी कि ये माना जाता है कि कंसेंट, जो मर्जी है। अब लोगों का तो क्वेश्चन ये बन जाता है कि दोनों तो मर्जी थे, 4 साल से रह रहे हैं, तो रेप कैसे? रेप ऐसे होता था कि अब ये समझना बहुत जरूरी है। अगर हम कंसेंट की डेफिनेशन देखें बिल्कुल लीगली, तो कंसेंट का एक्सेप्शन है मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट्स। अगर आप मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट्स के बेस पर कोई कंसेंट लेते हैं तो उसको कंसेंट नहीं माना जाएगा। इसको और आसान समझने की कोशिश करते हैं। बुनियाद पर अगर आपने किसी भी पर्सन को बोला कुछ और और करा कुछ और, जैसे यहां पर ये बात आई थी कि ये लड़का शादी करेगा, लेकिन अब ये मना कर रहा है, तो ये तो मेरी कंसेंट ही नहीं हुई, तो इस बेस पर FIR रजिस्टर होती थी। और रेप जो है ना, एक बहुत बड़ी मतलब
संगीन अपराध है। मतलब रेप सुन के लोग घबरा जाते हैं। अब रेप को नॉर्मली लोग क्या कंसिडर करते हैं कि किसी के साथ जबरदस्ती करा है रेप, जबरदस्ती बिना मर्जी के किया। लेकिन यहाँ तो 4 साल से साथ थे, तो इस तरीके के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे थे। तो अभी जो कोर्ट जो है, जो पार्लियामेंट है, उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि इस तरीके के केसेस जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के वो बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। एक रिलेशनशिप में रहते हैं 4-5 साल से, जब रिलेशनशिप टूटता है तो लड़कियां जाकर FIR करा देती है और लड़का रेप में नप जाता है। और रेप में आपको पता है बदनाम बहुत होते हैं। अगर पता चल गया सोसाइटी समाज को कि लड़का रेप के अंडर FIR रजिस्टर हुई है, तो लोग तो यही कहेंगे रेपिस्ट है। बाद में उसे कोर्ट एक्विट कर दे, बरी कर दे, उससे किसी को भी फर्क नहीं पड़ता है। एक बार नाम लग जाता है तो हाँ, आप वो नहीं धुल सकता। और न्यूज़पेपर में आ गया तो और नहीं, ठीक है। तो फिर जो हमारी पार्लियामेंट थी, उन्होंने देखा इस तरीके की चीजें बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, तो उन्होंने जो BNS भारतीय न्याय संहिता कानून लाई, तो इस चीज का एक अलग से प्रोविजन बना दिया, जो कि आपने सुना होगा फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज। उसमें क्लियर ये बोल दिया है कि अगर कोई भी लड़का किसी लड़की से शादी का वादा करता है और उस बेस पर फिजिकल रिलेशन बना लेता है और बाद में उससे शादी नहीं करता है, तो पहली चीज ये रेप नहीं माना जाएगा। अच्छा। ये माना जाएगा फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज की है। लेकिन ये भी एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है और इसमें भी 10 साल तक का पनिशमेंट का प्रोविजन है। लेकिन इसको हम रेप नहीं बोलेंगे, क्योंकि रेप का मतलब हम ऑब्जर्व ये करते हैं कि जबरदस्ती बिना उसकी कंसेंट से। तो ये आ गया है कि अगर ये सारी चीज होगी तो फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज के अंडर FIR रजिस्टर होगी, जिसमें लड़के को जेल भी जाना पड़ेगा। और आज के टाइम पर पर्सनल मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं, इस तरीके की क्वेरीज मेरे पास हद से ज्यादा आ रही है, जहां पर ये देखने को मिलता है कि कपल जो है 10 साल 8 साल 5 साल इतने साथ रहते, बाद में जाकर अब ब्रेकअप होता है तो लड़कियां जाकर FIR करा देती है। तो इसका ये भी मैं सॉल्यूशन बता देता हूं, लड़की के लिए भी और लड़के के लिए भी। बिल्कुल न्यूट्रल होके बात करते हैं, किसी का भी एक का फेवर नहीं करते हैं। देखो, अगर कोई लड़का है, मैं उसको ये बोलूंगा कि अगर आप किसी भी लड़की के साथ शादी का वादा करके उसके साथ फिजिकल रिलेशन बना रहे हो, तो चुपचाप से उस लड़की से शादी कर लो, ठीक है। और इसमें लड़के गलती करते क्या है कि आपने देखा होगा कि रिलेशन में आए और 1 हफ्ता भी नहीं हुआ रिलेशन में आए, फिजिकल रिलेशन बन गए। आपने लड़की को समझा नहीं। आप ये तो समझ तो लो लड़की की मेंटेलिटी कैसी है, क्या आप उसको अपने फ्यूचर वाइफ की तरह डील कर पाओगे कि नहीं। इसलिए मैं कहता हूं पहले लड़की को समझ लो, एक दूसरे को जान लो कि हाँ आप एक दूसरे के साथ अपना फ्यूचर बना पाओगे कि नहीं बना पाओगे। तुरंत फिजिकल रिलेशन मत बनाओ। अगर आप तुरंत बनाओगे तो फिर लड़की केस कर देगी, फिर आप बोलते चले जाओगे कि ये तो लड़की मुझे पसंद नहीं थी। कानून ये बात एग्री नहीं करेगा। आपने प्रॉमिस किया है तो आपको शादी करना पड़ेगा। इसलिए समझदारी ये है कि पहले समझ लो, जो भी अपनी गर्लफ्रेंड है उसको जान लो, क्या वो मेरी वाइफ मटेरियल है कि नहीं, तभी उसके साथ फिर आगे अपना जो भी फिजिकल रिलेशन बनाना है तो बना लो। पहली बात तो ये हो गई कि अगर आपको शादी करना है और आपने फिजिकल रिलेशन बना लिया तो चुपचाप से उसके साथ शादी कर लो, बाद में मना मत करो। अगर आप प्रॉमिस करते हो मैरिज का और उस बेस पर फिजिकल रिलेशन बनाते हो और मना कर देते हो, फिर तो तुम जेल ही जाओगे। लेकिन कुछ जो रिलेशन होते हैं वो बनते हैं अपनी मर्जी से, वहां पर कोई प्रॉमिस नहीं रहता है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, एक दूसरे को पसंद आए, एक दूसरे के साथ फिजिकल रिलेशन बना लिया और यहाँ पर कोई शादी की बात नहीं थी, लेकिन बाद में लड़की बोल देती है शादी की बात थी। लेकिन लड़के को ध्यान क्या रखना है कि जिस भी लड़की के साथ फिजिकल रिलेशन बनाने जा रहा है तो उसको पहले से क्लियर कर दे, व्हाट्सएप पर कॉल पर कैसे भी, और एविडेंस कलेक्ट कर ले कि देखो जी ये जो हम फिजिकल रिलेशन बनाने जा रहे हैं ये अपनी मर्जी से बन रहा है और इसमें कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं है और मैंने आपसे शादी का वादा नहीं किया है। तो बाद में जाकर आप मेरे ऊपर शादी का प्रेशर मत बनाना, फिर फिजिकल रिलेशन बना लो। अगर कल होकर लड़की फिर भी FIR करने जाती है तो आप उस बेस पर अरेस्ट होने से बच सकते हो, एंटीसिपेटरी बेल भी ले सकते हो और FIR को भी क्वेश्चन करा सकते हो, क्योंकि आपने तो क्लियर कर दिया ना, आपका इंटेंशन क्लियर था कि मैं उससे शादी नहीं करूंगा। आपने उसको मैसेज पे भी क्लियर कर रखा है। अगर कोई झूठा केस करना चाहे तो उसका तो कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन आपने तो अपने आप को बचा लिया। अब मैं लड़कियों को भी ये बोलना चाहूंगा कि अगर कोई लड़का है, आपका बॉयफ्रेंड है, जो बोलता है कि मैं आपसे शादी करूंगा और आपके साथ फिजिकल रिलेशन बना रहा है, तो उससे व्हाट्सएप पर ये बात एडमिट करवा लो। अच्छा, एक केस हो रहा है, अगर कोई लड़का या लड़की आपसी रजामंदी से शादी कर ली उन्होंने या घर से भाग गए, उसके बाद में 2-3 दिन हो गए लेकिन उसके घर वो अपने घर वालों से मिल ली, दोनों की अंडरस्टैंडिंग है, दोनों आपस में आपसी सहमति से घर छोड़ के गए हैं, लेकिन उसके बाद में
उसके घर वालों को वो मिल जाती है या वो किसी भी तरीके से उनके पास पहुंच जाती है, फिर कोर्ट में जब वो केस डालते हैं, अगर वो लड़की वहाँ पर अपना स्टेटमेंट चेंज कर दे, यानी अपनी फैमिली के पक्ष में दे दे, तो इस केस में लड़के को सजा हो जाती है? ठीक, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें सबसे ध्यान देने वाली ये बात है कि जिस भी लड़की को आप भगा के लेके गए हो या शादी किया, उसकी एज क्या है। अच्छा। अगर वो माइनर थी, 18 साल से कम की उसकी एज थी, तो फिर तो आप खत्म हो गए, फिर तो कोई मतलब ही नहीं है, तुरंत जेल में जाओगे, चाहे आप उसकी रजामंदी से ही, चाहे उसकी कंसेंट क्यों नहीं थी। जी। ठीक है, माइनर की कंसेंट हमारे लॉ में वैलिड नहीं है। ठीक है, अगर कोई माइनर आपको कंसेंट भी दे रहा है कि हाँ जी मेरे साथ रिलेशन बना लो, मैं आपको इजाजत देती हूँ, कानून नहीं मानता है कि माइनर की कंसेंट की वैलिड नहीं है। अब मान लो मेजर थे दोनों, लड़की 19 साल की थी, लड़का 21 साल का था, दोनों ने लीगल एज अटेन कर ली थी। ठीक है, भागकर कोर्ट मैरिज कर लिया है। और जब भी कोर्ट मैरिज का जो प्रोसीजर होता है उसमें क्या होता है, एफिडेविट होता है। एफिडेविट का एक पार्ट आता है, आ रहा हूँ उसी पे, आपकी पॉइंट कवर कर दूंगा मैं, आपकी बात समझ गया। अगर वो पलटेगी ना, मैं बता रहा हूँ। अब कोर्ट मैरिज होती है, उसमें लड़की ये बात लिखती है कि मेरी लीगल एज अटेन हो गई है, मैंने अपनी लीगल एज अटेन कर ली है और मैं अपनी मर्जी से शादी कर रही हूं। यहां पर कोई भी जवाब नहीं है, तो वो एफिडेविट पर बयान दे रही है, साइन हो रहा है, कोर्ट मैरिज हो रही है पूरी, और पूरे 7 फेरे ले रहे हैं, सब चीज मर्जी से हो रही है। अब मान लो आपने कोर्ट मैरिज कर ली, आपके पास पूरे डॉक्यूमेंट आ गए, एफिडेविट लड़का भी साइन करता है, लड़की भी साइन करेगी। ठीक है, मैरिज सर्टिफिकेट भी आ गया। अब लड़की जाके पलटेगी तो पुलिस ऑफिसर सबसे पहले आपको बुलाएंगे ना। आपको लगता है कि पुलिस ऑफिसर मुझे अरेस्ट कर लेंगे, आप मत जाओ, किसी वकील साहब को या फिर किसी रिलेटिव को भेज दो। ठीक है, उनको ये सारी चीज दिखा दो, देखो मेरी एज, हम दोनों की लीगल एज कंप्लीट थी, हम लोग ने शादी कर लिया है। अब लड़की झूठ कह रही है, तो लड़की अगर झूठ कह रही है तो आप उसके अगेंस्ट एक कंप्लेंट कर सकते हो, बयान वो कितना भी दे दे। लेकिन अगर इस जो क्वेश्चन आपका था कि लड़की बाद में जाकर पलटती है, अगर मेजर रहती है तो फिर कुछ भी नहीं होगा, लड़का आराम से बच जाएगा। बस उसको ध्यान, उसके पास फिर डॉक्यूमेंट होने चाहिए। नहीं, मेरा सवाल ये आपका क्लियर हो गया, ये भी सवाल था मेरा, लेकिन मेरा ये सवाल था कि शादी ही नहीं हुई अभी तक, मतलब हम घर से गए हैं और अभी हमारी ना कोर्ट मैरिज हुई है ना कुछ हुई है, लेकिन घर वालों ने पकड़ लिया या मतलब किसी भी तरीके से वो घर वालों के पास चली गई। ठीक है, उस केस में मैं पूछना चाह रहा हूं, फिर तो लड़का गया। लड़की तुरंत ये बोलती है, जो कि मैं बता रहा हूँ, लड़की ये बोलती है कि इसने मुझे बहला दिया, फुसला दिया, इसके पास मेरी प्राइवेट फोटोज थी। लिटरली बता रहा हूँ, एक हमारा ही केस था जिसमें एक लड़के को हम डिफेंड कर रहे थे, उसमें ऐसे ही उसके अगेंस्ट FIR रजिस्टर हो गई थी। ठीक है, कि लड़की को भगा के ले गया, तो लड़की ने यही बयान दिया था कि मेरे को जबरदस्ती डरा धमका के लेके गया था और इसके पास मेरी प्राइवेट फोटोज थी, उस बेस पर मेरी जबरदस्ती, मेरी कंसेंट नहीं थी, मेरे को डरा धमका के ले गया। तो नपा लड़का अरेस्ट हुआ, लेकिन बाद में बेल मिल गई क्योंकि उनका रिलेशन बहुत पुराना था। हमने ये चीज़ कोर्ट को प्रूव किया कि ऐसा नहीं है, इनका रिलेशन 1 हफ्ते का नहीं है, अब 4 साल से एक दूसरे को जान रहे, तो क्या उसको भागते वक्त समझ नहीं आया किसके साथ जा रही है? तो कोर्ट ने ये बात एग्री भी करी। अच्छा, कोर्ट मैरिज का प्रोसीजर क्या है? कोर्ट मैरिज, और कोर्ट मैरिज में मतलब अगर कोई हिंदू धर्म से है तो क्या फेरे होते हैं, और अगर कोई मुस्लिम है तो क्या निकाह होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब अगर पहले सेम रिलीजन की बात कर लेते हैं, और पहले हिंदू रिलीजन जो भी 2 कपल है, ठीक है, अगर उनकी लीगल एज कंप्लीट, मैं हमेशा बोलता हूँ लीगल एज कंप्लीट होना चाहिए। लीगल एज है लड़की के लिए 18 साल, लड़के के लिए 21 साल। अगर एज कम है मत आओ। बहुत सारे वकील साहब हैं जो करवा देते हैं पैसे ऐसे लेकर, मैं उसमें बिलीव नहीं करता, हमेशा लोगों को मना करता हूँ। एज प्रूफ के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए? 10th या फिर 12th की मार्कशीट या फिर बर्थ सर्टिफिकेट। ठीक है, और उसके बाद रेसिडेंस प्रूफ के लिए आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, कुछ भी हो। मेन एज प्रूफ होता है, जिससे एज प्रूफ होनी चाहिए। और लड़की के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि हाँ जी इसकी तो 18 कंप्लीट थी, आपके पास डॉक्यूमेंट आ गया। ठीक है, कोर्ट मैरिज में पहले क्या होगा, आप शादी करेंगे। जैसे कि आजकल आर्य समाज बहुत सारे फेमस है, आप वहाँ पर जाएंगे, वहाँ पर फेरे होते हैं, जो भी रिचुअल परफॉर्म होता है, जो कि हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 5 में दे रखा है कि वो सिंदूर लगाएगा लड़का, 7 फेरे होंगे। ठीक है, अगर आपने रिचुअल परफॉर्म करके शादी कर लिया है तो आपकी शादी संपन्न हो गई और आपको एक मैरिज सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। सर्टिफिकेट दिया जाता है कि आपने मैरिज कर लिया। लेकिन एक मिथ कोर्ट मैरिज में लोगों की यह भी है कि मैरिज हमारी यहीं पे कंप्लीट हो गई। नहीं, लेकिन इसके बाद एक और प्रोसीजर आता है जो कि मैक्सिमम वकील छुपाते हैं। मैक्सिमम वकील उनको वही आर्य समाज का सर्टिफिकेट देते हैं और बोल देते हैं कि वैलिड है। वैलिड तो ये भी है, लेकिन उसके बाद आपको अपनी मैरिज रजिस्टर भी करानी होती है। अब रजिस्टर कौन करता है? रजिस्टर करता है SDM, जो कि IAS ऑफिसर होता है। तो आपको दिल्ली में ऑन एन एवरेज 1 हफ्ते की डेट मिल जाती है। अलग अलग स्टेट में अलग अलग सीन है।
कई स्टेट में 1-1 महीना भी लग जाती है। लेकिन दिल्ली में फॉर एग्जांपल आज आपने शादी कर लिया, ठीक है, फिर आज आपने शादी कर ली, आपके पास मैरिज सर्टिफिकेट आ गया आर्य समाज का, ठीक है, उसके बाद आप अपॉइंटमेंट लेंगे एसडीएम की, ठीक है, एसडीएम की अपॉइंटमेंट आपको विद इन अ वीक मिल जाएगी, विद इन अ वीक मिल गई, आप उस डेट पर जाइए, वहां आपके बयान होंगे, अपने साइन करिए, फिर आपके पास कुछ दिनों बाद ऑनलाइन सर्टिफिकेट आ जाता है। ये सिंपल सा प्रोसीजर है हिंदू कपल के लिए जिनका धर्म सेम है। सेम मुस्लिम का भी है। मुस्लिम का क्या होगा, सेम यही होगा, बस निकाह होगा, जो भी मेहर का अमाउंट जो भी डिसाइडेड होता है पार्टी के बीच में वो कर लेते हैं, उनका प्रॉपर तरीके से निकाह होता है, काजी साहब कराते हैं। हिंदू में पंडित जी होते हैं और यहाँ पर काजी साहब होते हैं, तो हो गया उनका। अब इनको भी अपनी मैरिज रजिस्टर करानी है तो सेम प्रोसीजर वही है, एसडीएम के पास जाकर मैरिज रजिस्टर करा लो। ये तो हो गए सेम धर्म की चीज, सिंपल सी चीज। 2 चीज हो गई, दोबारा बताता हूं, मैरिज प्लस रजिस्ट्रेशन, तब पूरा प्रोसीजर कंप्लीट हुआ। तो जब भी कोई भी कपल कोर्ट मैरिज करने जाए तो वकील साहब से ये क्लियर कर ले कि आप मैरिज के साथ रजिस्ट्रेशन भी कराओगे कि नहीं कराओगे, क्योंकि मैक्सिमम वकील मैरिज के नाम पे सिर्फ वही करा देते, रजिस्ट्रेशन नहीं कराते, क्योंकि उसमें झमेला होता है, 1 हफ्ते बाद की अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, तो कोई भी नहीं, और पैसे उतने ही ले लेते हैं, ठीक है। ये तो सेम धर्म का हो गया। अब डिफरेंट धर्म का, जो कि बहुत आजकल बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक और बहुत विवाद वाले टॉपिक बने हैं। चाहे कोई भी 2 कपल है, अलग अलग धर्म के है, चाहे लड़का मुस्लिम है लड़की हिंदू है, या लड़की मुस्लिम है और लड़का हिंदू है, या फिर कोई और धर्म है, चाहे कोई पंजाबी है, क्रिश्चियन है, जो 2 कपल का अलग अलग धर्म है, तो ऐसे सिचुएशन में आता है स्पेशल मैरिज एक्ट। स्पेशल मैरिज एक्ट हमारा सेंट्रल लेवल का कानून है, पूरे इंडिया में अप्लाई होता है, ठीक है। वो सिंपल ये बात कहता है कि जो भी कपल है उनकी अगर लीगल एज कंप्लीट हो गई है, वो अलग अलग धर्म से बिलोंग करते हैं, तो वो शादी कर सकते हैं, ठीक है, उनको कोई भी नहीं रोक सकता है। स्पेशल मैरिज एक्ट का प्रोसीजर समझ लेते हैं। स्पेशल मैरिज एक्ट में लगता है टाइम। इसका पूरा प्रोसीजर होता है 30 से 35 दिनों का। अच्छा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई भी कपल है जिनका धर्म अलग अलग है, तो वो किसी भी वकील, क्योंकि उनको खुद पता नहीं होता, तो किसी भी वकील साहब के थ्रू कराते हैं। तो प्रोसीजर ये है कि दोनों के डॉक्यूमेंट्स ले लिए हमने, ठीक है, एज प्रूफ के लिए और एड्रेस प्रूफ के लिए हमने कलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब वो हम अप्लाई करेंगे, ऑनलाइन अप्लाई होता है। ऑनलाइन अप्लाई होने के विद इन अ वीक, 1 हफ्ते के अंदर एक डेट मिलती है। अच्छा। एक डेट मिलती है जिसमें दोनों कपल को आना पड़ता है। दोनों कपल आएंगे, अपने साइन करके, अपने बयान वाइन सारी चीज होती है वो करके चले गए, ठीक है, दोनों अपने अपने घर जा सकते हैं। फिर उसके बाद 1 महीने की बाद डेट मिलेगी, उसके बाद 1 महीने की डेट मिलेगी। फिर दोनों कपल 1 महीने के बाद आए, ठीक है, दोनों ने अब शादी करी, ठीक है, शादी कह रहा हूं, 1 महीने के बाद डेट लगी, दोनों आए, दोनों ने अपनी वहां साइन वाइन करे, उसके बाद 3-4 दिन के अंदर ऑनलाइन उनके पास सर्टिफिकेट आ जाता है जी। अब जब शादी की बात होगी तो शादी के बाद में तो अगर कुछ होता है तो वो डिवोर्स ही होता है। एक सबसे हाईलाइट केस मैं लूंगा मोहम्मद शमी का, कि उनकी बीवी को वो सालाना 4 लाख रुपए देते हैं और अब उन्होंने 10 लाख रुपए की डिमांड की सुप्रीम कोर्ट में 10 लाख रुपए की उन्होंने डिमांड की है। तो सबसे पहले तो ये किस कानून के अंडर में ऐसा होता है कि एक हस्बैंड ही अपनी वाइफ को पैसे देगा, जबकि हस्बैंड भी बराबर की मतलब पैसे कमा रहा है और बीवी भी कमा रही है। दूसरा ये कि एलिमनी वाला भी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में रहा है अभी टॉपिक, क्योंकि पीछे अभी एक डिवोर्स हुआ था क्रिकेटर चहल का, तो उसमें वो भी बहुत ज़्यादा रहा था। तो ये थोड़ा सा मैं समझना चाहूँगा कि ये किस हिसाब से होता है। देखिए, पहले हम बात कर लेते हैं मेंटेनेंस की, ठीक है। मेंटेनेंस एक मिथ है मेंटेनेंस में कि सिर्फ, अच्छा, एक सवाल और था मेरा कि ये डिवोर्स के बाद और पहले दोनों में होता है, ये भी क्लियर कर देना। मैं सारी चीज क्लियर कर देता हूँ। पहले हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहली बात करते हैं मेंटेनेंस की। तो मेंटेनेंस में सबसे बड़ा जो एक मिथ है जो बना हुआ है, लोगों को लगता है सिर्फ लड़की ही क्लेम कर सकती है मेंटेनेंस, लड़का नहीं कर सकता। अच्छा। यानी सिर्फ वाइफ ही क्लेम कर सकती है, हस्बैंड नहीं कर सकता। ऐसा कुछ भी नहीं है। एक हस्बैंड भी मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है अपनी वाइफ से। कब? सिचुएशन और सर्कमस्टेंसेस सबसे इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए हस्बैंड की जॉब चली गई है, वो जॉब ढूंढ रहा है, मेहनत कर रहा है, लेकिन उसको नहीं मिल रही है, ठीक है, और सामने में उसकी वाइफ है, वो अच्छा कमा रही है, बहुत अच्छा कमा रही है, और यहाँ पर हस्बैंड है जो खुद को अपना खर्चा भी खुद को मैनेज नहीं कर पा रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में वो कोर्ट को जाकर बता सकता है कि मेरी वाइफ जो है वो अच्छा कमा रही है और यहाँ पर मैं जो हूँ जॉबलेस हूँ और मैं खुद को भी मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप मुझे मेंटेनेंस दिलाइए। तो कोर्ट बिल्कुल दिलाएगी, क्योंकि कानून कहता है, ठीक है। तो लेकिन लोगों को ये बात नहीं पता है,
लेकिन ये भी सच है कि एक हस्बैंड भी मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है, लेकिन मैक्सिमम केस में वाइफ ही करती है, जो कि सबको पता है। अब क्या बात है कि वाइफ मेंटेनेंस किस बेस पर फाइल करती है? ठीक है, हमारा कानून का सिंपल लैंग्वेज ये कहता है कि एक हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने बीवी के, अपने बच्चे के, उसकी बेसिक जिम्मेदारी को फुलफिल करना उसकी जरूरी है जी। चाहे वो भीख मांग के, मैं ये वर्ड रिपीट कर रहा हूं, चाहे वो भीख मांग के पैसे लाए, चाहे वो मजदूरी करके लाए, एक हस्बैंड की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसे अपनी वाइफ को मेंटेन करना पड़ेगा। वो कोर्ट में आके ये एक्सक्यूज नहीं दे सकता कि मैं कमा नहीं रहा हूं। नहीं, आपको कमाना पड़ेगा, नहीं है तो कोर्ट जेल भेज देगी, कोर्ट जेल भेज देगी। तो बेसिक नीड में क्या आ गया? क्लॉथ हो गया, हाउस आ गया, फूड आ गया, शेल्टर आ गया, हेल्थ आ गया, ये सारी चीजें बेसिक चीज आपको मेंटेन करना पड़ेगा। अब मेंटेनेंस डिसाइड करते वक्त कोर्ट किन किन चीजों का ध्यान रखती है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले कोर्ट ये देखती है कि हस्बैंड कितना कमाता है, ठीक है, क्योंकि एट द एंड हस्बैंड ही तो देगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि फैक्टर्स क्या है, मेंटेनेंस के फैक्टर क्या है। अब ऐसा तो नहीं है कि हर केस में कोर्ट ने फिक्स कर रखा है 1-1 लाख रुपए दे देंगे, नहीं। कुछ जगह हस्बैंड 10,000 भी कमा रहे हैं, कुछ जगह हस्बैंड 2 लाख रुपए भी कमा रहे हैं, कुछ जगह हस्बैंड 2 करोड़ भी कमा रहे हैं, तो मेंटेनेंस अलग अलग बन देगा। तो सबसे पहले फैक्टर में क्या आ गया कि हस्बैंड कितना अर्न कर रहा है, और हस्बैंड की जो इनकम आ रही है उसके ऊपर सिर्फ डिपेंड उसकी वाइफ है, या फिर उसके अलावा भी उसकी माँ है, बाप है, या फिर उसकी कोई अनमैरिड सिस्टर ब्रदर है। क्योंकि बहुत सारे केस में ये भी देखने को मिलता है कि जो हस्बैंड की जो सैलरी रहती है उसके ऊपर उसके माँ बाप भी डिपेंड होते हैं, ठीक है, उसके जो अनमैरिड भाई बहन भी डिपेंड होते हैं। तो कोर्ट वो देखती है। फिर कोर्ट ये देखती है कि वाइफ वर्किंग है कि नहीं, ठीक है। कोर्ट ये भी देखेगी कि वाइफ वर्किंग है कि नहीं, ऐसा तो नहीं कि बीवी खुद कमा रही है और प्लस मेंटेनेंस का केस फाइल कर रखा है। फिर कोर्ट ये देखेगी कि वाइफ की और अगर बच्चा है तो उसकी बेसिक नीड क्या है। सबसे पहले कोर्ट बेसिक नीड देखती है, जैसे मैंने बताया फूड, क्लॉथ, शेल्टर, हेल्थ, ये मेडिसिन बेसिकली ये तो बेसिक की बेसिक तो मिलना ही चाहिए। फिर कोर्ट ये देखती है कि दोनों की क्वालिफिकेशन क्या है, हस्बैंड कितना पढ़ा लिखा है और वाइफ कितनी पढ़ी लिखी रहती है। कई केसों में ये भी देखने को मिलता है कि जो वाइफ रहती है वो पढ़ी लिखी रहती है, जॉब कर सकती है, खुद को अर्न कर सकती है, लेकिन जानबूझ के घर में बैठ जाती है कि मैं तो जॉब नहीं करूंगी, हस्बैंड ही मुझे मेंटेन करेगा। तो कोर्ट ये भी देखती है। फिर कोर्ट ये भी देखती है कि क्या पहले वाइफ जॉब करती थी और बाद में अगर कोई बेबी हुआ तो वाइफ ने अपनी जॉब को सैक्रिफाइस कर दिया है। बहुत सारे केस में ये भी देखने को मिलता है कि पहले वाइफ जॉब करती थी, बेबी हो जाता है तो अपने उसको सैक्रिफाइस छोड़ देती है। और एक और चीज, ये जो लास्ट वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, वो वही बता सकता है जो प्रैक्टिस करता हो कि शादी को कितना टाइम हुआ है। अच्छा। जनरली ये देखा जाता है कि जिस शादी में ज्यादा टाइम हुआ है तो उस वाइफ को ज्यादा मेंटेनेंस मिलता है इन कंपैरिजन टू जिस शादी को समय कम हुआ है। कई केस में ये भी तो देखने को मिलता है शादी 1 महीने हुई है, मेंटेनेंस का केस डल गया, मेंटेनेंस का केस डल गया। तो ये सारी चीज है मेंटेनेंस का, कि मेंटेनेंस आपको वाइफ को देना पड़ेगा। अच्छा, ये शादी में रहते हुए ही देना है या ये डिवोर्स के बाद? नहीं, ये आप आ रहा हूं मैं उस पर। अभी मैं मेंटेनेंस की बात कर रहा हूँ जो शादी में रहते हुए। अगर आपको फुल एंड फाइनल सेटलमेंट करना है, वाइफ अगर डिवोर्स की बात आ जाती है तो डिवोर्स भी 2 तरीके से होते हैं। पहला कंटेस्टेड डिवोर्स। कंटेस्टेड डिवोर्स मतलब तब जब कोई भी एक पार्टी फाइल करती है, हस्बैंड या फिर वाइफ कोई भी जब एक फाइल करता है तो उसे कहते हैं कंटेस्टेड डिवोर्स। और ये बहुत लंबा चलता है, 3-4 साल। इसमें ग्राउंड लेना पड़ता है कि मैं अपने सामने वाले पार्टनर से क्यों डिवोर्स लेना चाहती हूँ। वजह दोगे ना आप, ये थोड़ी है कि आपने मुंह उठा के केस फाइल कर दिया। वजह बताओगे ना कोर्ट को कि सामने वाला मेरे को मेंटली हैरेस करता है, फिजिकली हैरेस करता है, वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है या जो भी चीज़ है, या उसे कोर्ट ने किसी ऑफेंस में कन्विक्ट कर दिया है, तो ये आपको ग्राउंड देना पड़ेगा। तो एक तो कंटेस्टेड डिवोर्स हो गया, दूसरा हो गया म्यूचुअल, जो कि मैं हमेशा हर एक लोग को मैट्रिमोनियल केस में जब भी मैं कंसल्ट करता हूं तो मैं हमेशा बोलता हूं कि पहली बात तो डिवोर्स नहीं लेना चाहिए, लेकिन अगर आप आ गए हो इस स्टेज पे कि अब हमें अलग ही होना है तो बैठो, सेटलमेंट करो, अपनी जो भी एक दूसरे की टर्म एंड कंडीशन है वो समझो और कोर्ट में एप्लीकेशन लगा दो। इसमें कोर्ट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है, इसमें मैक्स टू मैक्स 6 से 8 महीना टाइम लगता है, ठीक है। तो इसमें अगर म्यूचुअल डिवोर्स में
अगर आपस में ही हस्बैंड वाइफ ने सेटल कर लिया है कि ठीक है जी, हस्बैंड जो है वो मुझे 10 लाख रुपए देगा परमानेंट, एक अमाउंट दे दिया, फिर वो अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते, तो वो तो वहीं खत्म हो गया। फिर बात आती है कंटेस्टेड में। फिर कंटेस्टेड डिवोर्स में कोर्ट डिसाइड करता है कि हस्बैंड को कितना देना पड़ेगा वाइफ को एलिमनी। अगर डिवोर्स की बात आ रही है तो कोर्ट ये सारे फैक्टर जो मैंने बताए, दोनों की इनकम देखती है, दोनों की क्वालिफिकेशन देखती है, दोनों वाइफ का लिविंग स्टैंडर्ड शादी से पहले कैसे था, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जो वाइफ का शादी से पहले लिविंग स्टैंडर्ड था वो हस्बैंड को शादी के बाद उसे प्रोवाइड करवाना पड़ेगा। तो कोर्ट ये सारे फैक्टर को ऑब्जर्व करते हुए एक अमाउंट पे डिसाइड पहुंचती है और बोलती है कि आपको अपनी वाइफ को इतना एलिमनी देना पड़ेगा। अब हस्बैंड के ऊपर भी आता है, जो आपके क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि वो जो एलिमनी है क्या वो एक टाइम में देना चाहता है, क्या वो क्वार्टरली देना चाहता है, या फिर वो साल साल में देना चाहता है, कैसे देना चाहता है, ये हस्बैंड के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मैक्सिमम केस में जो भी कोर्ट डिसाइड करती है वो एक टाइम में देते हैं सेटलमेंट, आप अपने रास्ते, वो अपने रास्ते। फिर दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं अपनी लाइफ के फर्दर डिसीजन लेने के लिए, और जिसको आगे शादी करना है तो वो कर सकते हैं। बेसिकली ये है मेंटेनेंस और ये है डिवोर्स का लॉ बेसिकली। जी। अच्छा, इसमें एक सवाल मेरा और है कि अगर कोई लड़की ज़्यादा कमाती है पैसे, वाइफ ज़्यादा पैसे कमाती है और वाइफ ने ही मतलब डिवोर्स के लिए एप्लीकेशन दी है कि वो डिवोर्स चाहती है, तो इस केस में भी लड़का ही एलिमनी देगा? ये देखो, अच्छा क्वेश्चन है। ये सिचुएशन, मैंने क्या बोला, इसका जवाब कोई फिक्स नहीं होता है, ये सिचुएशन और सर्कमस्टेंसेस पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब मान लो अब वाइफ अच्छा कमा रही है, उसके बाद भी उसने वो कर दिया। नॉर्मली अगर आप जनरल लेवल पर देखोगे, एक जो नॉर्मल परसेप्शन है, लड़के की लाइबिलिटी बनती है देने की, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर बार ही देगा। अब मान लो वाइफ बहुत अच्छा कमा रही है, उसके पास खुद ही प्रॉपर्टी है इतनी सारी, अब प्लस अब सामने वाला जो हस्बैंड है अगर वो उससे कम है तो हो सकता है कोर्ट मना भी कर सकती है देने के लिए, क्योंकि जब आप इतने कैपेबल हो, पर्पस देखो ना, एलिमनी का पर्पस क्या है कि वो अपनी आगे की लाइफ आसानी से बिता सके। लेकिन जब वो खुद इतना कमा रही है, जब उसके पास खुद प्रॉपर्टी है, तो किस बात के लिए आपको एलिमनी मिलेगी? लेकिन अगर मान लो वाइफ भी बहुत अमीर है, वाइफ के पास भी प्रॉपर्टी है, और मान लो हस्बैंड भी ऐसी सिचुएशन में है कि हस्बैंड भी बहुत अमीर है, तब हस्बैंड देगा। लेकिन अगर ये सिचुएशन आ जाती है कि वाइफ बहुत अमीर है, लड़का बहुत गरीब है, तो नहीं, कहां से देगा? आप तो खुद को मैनेज तो कर ही सकते हो ना, तो आपको और किस लिए चाहिए? पर्पस इंपॉर्टेंट होता है कि जो कि मिसयूज कर रखा है मेंटेनेंस और एलिमनी का, कि हमने तो हस्बैंड को परेशान कर देना, लेना है। लेकिन कोर्ट ये देखती है कि वाइफ को एग्जैक्ट पर्पस क्या है, क्या वो एलिमनी से अपना आगे का लाइफ कैसे बिताएगी, वो देने का पर्पस ये होता है। जी। अच्छा, अभी आपने पीछे एक जिक्र किया था कि लड़की ज़्यादातर ये बोलती है कि इसके पास मेरे प्राइवेट फोटोज़ या वीडियोस थे। तो अगर किसी केस में किसी को इसलिए हरेस किया जाता है या परेशान किया जाता है कि मेरे पास तुम्हारे फ़ोटोज़ हैं या मेरे पास तुम्हारे वीडियोज़ हैं, मैं इनको वायरल कर दूंगा, लड़का हो या लड़की हो, तो उस केस में क्या लीगल एक्शन लिया जा सकता है? देखो, इस केस में मैं अगर बताऊं, इस केस में लड़के गलत होते हैं जी, ठीक है, गलत ज्यादातर नहीं, लड़कियां बहुत कम, मैंने तो आज तक नहीं सुना है कि जहां पर लड़की धमकी दे रही है कि भाई तेरी प्राइवेट फोटोज वीडियोस वायरल कर दूंगा, ऐसा नहीं होता। लड़के ये गलती करते हैं, तो मैं उनको एक सिंपल वर्ड में बोलना चाहता हूँ, मत करो। और मैं एक और चीज बोलता हूँ लड़कों को कि अगर आपके फोन में प्राइवेट फोटोज वीडियोज है तो डिलीट कर दो। अगर एक तो है तब भी डिलीट कर दो, धमकी देना तो बात हो गई, वो अलग बात हो गई। अगर आपके फोन में है तो डिलीट कर दो, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बाद क्योंकि अगर है तब भी डिलीट कर दो। खुदा ना खास्ता आपका फोन पकड़ा जाता है, अगर आपके फोन में ये सारी चीज दिख जाती है तो आपके खिलाफ FIR भी हो सकती है। अगर आप धमकी दे रहे हो, अगर लड़की ने आपके खिलाफ कंप्लेंट कर दिया तो पुलिस ऑफिसर तो बुलाएंगे, पहले वहीं 2-4 थप्पड़ लगाएंगे, 2-4 मारेंगे पीटेंगे, फोन सीज करेंगे, ठीक है। उसके बाद FIR रजिस्टर कर सकते हैं भारतीय न्याय संहिता और IT एक्ट के अंडर, जिसमें 3 साल तक की पनिशमेंट भी है और कई लाख रुपए का जुर्माना भी है। तो लड़के ये गलती ना ही करे तो अच्छा है। कुछ लड़के होते हैं जो ये सोचते हैं कि मैं थ्रेट करूंगा, धमकी दूंगा तो मैं अपनी बात मनवा दूंगा। देखो, ये बहुत बड़ी गलतफहमी में, तब तक ही तुम कर सकते हो जब तक वो लड़की लीगल एक्शन नहीं ले रही। लेकिन अगर एक लड़की थाने पहुंच गई तो फिर तो पुलिस वाले बैंड बजा देंगे, और आप कितने भी तुर्रम खा हो, कितने भी बदमाश हो, जब एक बार पुलिस करने पे आती है कार्रवाई तो फीके पड़ जाओगे फिर। जी। तो ये सारी चीज नहीं करनी चाहिए। और स्पेशली मैंने बहुत सारे केसेस में देखा है कि कुछ जो लड़के, उनकी गर्लफ्रेंड माइनर है,
बहुत सारे केसेस में FIR रजिस्टर हुआ, अभी भी बहुत सारे लड़के जेल में है जस्ट बिकॉज कि उनकी जो गर्लफ्रेंड थी वो माइनर है। और माइनर के तो प्लीज, माइनर तो गर्लफ्रेंड रखनी ही नहीं चाहिए, और फिजिकल इंटरकोर्स तो उसके साथ करो ही मत। वही मैंने बोला, रेप में और पॉक्सो में आ जाएगा, ठीक है। और अगर प्राइवेट उसकी वीडियो रखते हो तो ये खुद में एक ऑफेंस है, पॉक्सो एक्ट के अंडर कवर होता है, FIR रजिस्टर हो जाएगी। लाइफ करियर खराब करने के लिए रेप और पॉक्सो एक्ट काफी है जी। करियर, आपकी इमेज, आपकी फैमिली वालों से अलग, सब चीज करने के लिए काफी है। लेकिन इसमें कुछ गलती लड़के की भी होती है, मैं ये भी कहता हूँ। लड़के बहुत साफ नहीं होते, कहीं ना कहीं वो कुछ गलती करते हैं जिसकी वजह से फिर उनको नुकसान झेलना पड़ता है। फिर बाद में वो ये आकर कहते हैं कि लड़की ने झूठा केस कर दिया। आप भी तो गलत थे, ये भी तो देखो। अच्छा, किसी जैसे रिलेशनशिप में लोग होते हैं, दो कपल होते हैं, और वो किसी रेस्टोरेंट में या किसी, मैं कहूँगा कि किसी होटल में रूम में जाते हैं, तो इस केस में क्या पुलिस को ये अधिकार है कि वहां पर रेड कर सके पुलिस? देखो, पुलिस का काम है, देखो पुलिस के पास कोई भी इंफॉर्मेशन पहुंचती है तो पुलिस रेड कर सकती है कि हाँ यहाँ पर ऐसा तो नहीं कि प्रोस्टिट्यूट का कोई बिजनेस चलाया जा रहा है, ठीक है। तो पुलिस के पास तो अथॉरिटी है कि वो रेड कर सकती है, लेकिन उनके साथ बदतमीजी नहीं कर सकती है। अगर किसी भी होटल में या ओयो रूम में गई है, अगर पता चला है, तो पुलिस ऑफिसर का सिंपल सा ये काम है कि वो ये चेक करे कि सबसे पहले लड़की माइनर तो नहीं है या लड़का माइनर तो नहीं है, ये चेक कर ले। और अगर उनको पता चल जाता है दोनों की ID प्रूफ देख के कि हाँ दोनों मेजर है, दोनों अपनी मर्जी से आए, दोनों ने ये स्टेटमेंट दी है, तो पुलिस ऑफिसर का रोल वहीं से खत्म हो जाता है, ठीक है। फिर पुलिस ऑफिसर कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन रियलिटी में देखा जाता है कि पुलिस ऑफिसर जाते हैं, धमकाते हैं कि हम तुम्हारे अगेंस्ट ये इसी सेक्शन के अंडर FIR रजिस्टर कर देंगे, जेल कर देंगे, और डरा धमका के उनसे अच्छे खासे पैसे ले लेते हैं, जो कि बहुत गलत है। हमारा कानून सिंपल ये कहता है, इवन आपका ये फंडामेंटल राइट है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आप लोग मेजर कपल हो, अगर आप लोग अपनी मर्जी से जा रहे हो, तो आप फिजिकल रिलेशन बना सकते हो, कोई भी आपको रोक या मना नहीं कर सकता है। जी। अच्छा, मेरा एक थोड़ा सा सवाल था कि एक वकील कितना पावरफुल होता है, मतलब क्या क्या कर सकता है अगर वकील अपनी पाए तो? वकील बहुत पावरफुल है। अगर मैं एक वर्ड में बताऊं, वकील पावरफुल है। वकील से अगर कोई भी उलझता है तो वकील हर एक पर्सन को बर्बाद करने की हिम्मत रखता है। अगर उस वकील के साथ सच में गलत हुआ है, चाहे वो कोई पॉलिटिशियन हो, चाहे वो कोई पुलिस ऑफिसर हो, चाहे वो कोई कमिश्नर हो, चाहे कोई भी हो, वकील के साथ गलत होगा तो वकील मतलब सहेगा नहीं, वो मतलब उसको या तो सस्पेंड करा देगा, कुछ ना कुछ तो करा देगा, इतनी हिम्मत रखता है वकील। और इसलिए आपने नोटिस किया होगा कि पुलिस ऑफिसर या फिर कोई भी वकील साहब के पास हाथ डालने से पहले 1000 बार सोचते हैं। एक तो हमारे में ना एक और चीज है, वकीलों में यूनिटी बहुत अच्छी है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है, जो कि जुडिशरी को और वकीलों के राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। अगर एक वकील साहब के पास साथ गलत होता है तो एक तो वो खुद इतना अगर नॉलेजेबल है तो वो खुद पूरा सिस्टम हिला के रख सकता है। मैंने क्या बोला, रिट में पूरा वो सिस्टम हिला के रख सकता है। इवन जो पर्सनल कमिश्नर तक को अपीयर करा सकता है हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट के पास पावर है कि उस स्टेट के कमिश्नर, DIG, DGP सबको बुला सकती है। तो पूरा सिस्टम हिलाने का दम रखता है एक वकील। तो इसलिए वकीलों के साथ गलत नहीं होता है। और अगर एक वकील के साथ गलत होता है तो उसके पीछे 1000 वकील खड़े हो जाते हैं। आपने नोटिस किया होगा, वकील और पुलिस का विवाद बहुत ज्यादा बढ़ता है। अगर किसी वकील साहब के साथ किसी तरीके से मिसबिहेव हो जाता है तो कोर्ट का तो ऑप्शन बाद में है, वकील साहब तो इंस्टेंट जस्टिस ले लेते हैं। अच्छा, आपकी प्रैक्टिस में ऐसा कोई केस हुआ है आज तक जो आपने देखा हो कि किसी वकील का जज साहब से आर्ग्यूमेंट चल रहा हो? देखिए, मेरा पर्सनल तो नहीं हुआ, लेकिन मैंने काफ़ी सारे, जब हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाता हूँ तो काफ़ी सारे केसेस में देखता हूँ कि बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर आए रहते हैं, DIG लेवल के। और हाई कोर्ट तो नॉर्मली बुला लेती है अगर उनको लगता है कि कुछ गलत हो रहा है बहुत ज़्यादा और इस पर ये जो अथॉरिटी है ये कुछ एक्शन नहीं ले रहे, तो वो तुरंत अगले दिन नोटिस करते हैं कि आपको आना पड़ेगा। अगर आपने वो देखा होगा जय भीम मूवी, बहुत अच्छी मूवी है, बहुत अच्छी, मेरी अब तक की फेवरेट मूवी है, साउथ की है, वो भी रिट पे ऊपर है, हैबियस कॉर्पस पे है, हैबियस कॉर्पस पे है, ठीक है। रिट है हमारा एक हैबियस कॉर्पस। अगर मैं सजेस्ट करूंगा इस वीडियो के थ्रू कि हर एक आम इंसान को वो वीडियो देखनी, वो मूवी देखनी चाहिए। उसमें भी यही है कि वो वकील रिट लगाता है हाई कोर्ट में और कमिश्नर तक को हाई कोर्ट जो होती है नोटिस कर देती है कि आओ जी आप अपना रिप्लाई फाइल करो। फिर कमिश्नर जो होते हैं अपने जूनियर्स को डांटते हैं कि तुमने उसके साथ कैसे गलत कर दिया। तो बहुत अच्छी मूवी है, बहुत अच्छी मूवी है। और कोई बड़ी बात नहीं है कि ये जो बड़े लेवल के पुलिस ऑफिसर है वो ना आ पाए। अब वो क्या सोचते हैं क्या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन जो हमारा कानून कहता है, जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है, जो मेरी नॉलेज कहती है,
अगर गलत हो रहा है, खासकर फंडामेंटल राइट के सिचुएशन में, चाहे वो कमिश्नर हो, डीआईजी हो, कोई भी हो, एसीपी हो, कमिश्नर हो, कोई भी एसएचओ है, एसएचओ तो नॉर्मल हो गया बेसिकली, ये सारी चीज देखे तो ये सब भी आ जाते हैं। अगर हम सीनियर ऑफिशियल लेवल की पुलिस ऑफिसर देखे तो ये सबको पुलिस हाई कोर्ट बुला लेती है, कोई बड़ी बात नहीं। अच्छा, मेरा एक सवाल था आपसे कि क्योंकि आपके पास में केसेस आते हैं और आप इसको बहुत बारीकी से ऑब्जर्व भी कर चुके हैं, और क्योंकि केस आपके पास आते हैं तो आप इसको अच्छे से जानते भी हैं और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे कि रिश्ते क्यों टूट रहे हैं, वो चाहे आपके रिलेशनशिप हो या आपकी शादी हो, इसके पीछे की आपको क्या वजह लगती है, और अगर इसका कोई सॉल्यूशन हो तो। रिश्ते जो मैं आजकल देख रहा हूँ, क्योंकि मैं मैट्रिमोनियल लॉयर भी हूँ, खुद से पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, आजकल जो रिश्ते जो ब्रेक हो रहे हैं, जो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट जो बढ़ रहे हैं, उसके पीछे लिटरली बता रहा हूँ कोई बड़ा रीज़न नहीं है बड़ा रीज़न। सिर्फ ईगो की लड़ाई है, सिर्फ एटीट्यूड की लड़ाई है। हस्बैंड अपना ईगो को सेटिस्फाई करने के पीछे लगा हुआ है, वाइफ अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के पीछे लगी हुई है। और एक और हार्श रियलिटी बताऊंगा, हो सकता है कुछ लोग मुझे गलत बोले, आजकल ये भी देखा गया है जो लेडी है जो अर्न कर रही है, इंडिपेंडेंट हो गई है, वो अपने हस्बैंड से बिल्कुल भी दबना नहीं चाहती। मैं ये नहीं कह रहा दबो, लेकिन थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग तो रखो। ऊपर नीच हो जाती है तो समझो, उनको ये लगता है कि अगर मैं कमा रही हूँ तो मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर मर्द की ये सोच नहीं है। अगर मर्द कोई कमाता है तो वो ये सोचता है कि मैं अपनी बीवी का ध्यान रखूंगा, अपने बच्चों का ध्यान रखूंगा। लेकिन जहाँ पर एक कोई महिला कमाती है तो वो ये सारी चीज़ भूल जाती है। वो ये सोचती है कि मैं आज़ाद हूँ, तो मैं ये चीज़ अब मैं किसका क्यों सहूँ। इसलिए मैरिटल जो डिस्प्यूट बढ़ रहे हैं उसका 2 सबसे बड़ा कारण बता रहा हूँ आपको। एक तो सबसे बड़ा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की वजह से इतने मैरिटल डिस्प्यूट बढ़ रहे हैं, आप लोग सोच भी नहीं सकते। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से डिवोर्स के केसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो चाहे एक्स्ट्रा मैरिटल वाइफ करे चाहे हस्बैंड करे, लाइफ दोनों की खराब हो रही है। एक तो एक्स्ट्रा मैरिटल, दूसरा ईगो और एटीट्यूड की लड़ाई है। दोनों अपना ईगो एटीट्यूड को सेटिस्फाई करने के लिए अपने रिश्ते को बर्बाद करने तक के लिए तैयार हो जाते हैं। और इसमें सबसे जो ज़्यादा नुकसान होता है ना वो हस्बैंड का होता है, ना ज़्यादा वाइफ का नुकसान होता है। सबसे ज़्यादा नुकसान उसका होता है अगर वहाँ पर कोई बच्चा होता है। अगर किसी केस में डिवोर्स होता है और अगर वहाँ पर बच्चा होता है तो सबसे ज़्यादा उस बच्चे का नुकसान होता है, क्योंकि हस्बैंड वाइफ तो अलग हो जाते हैं, ना उस बच्चे को अच्छी परवरिश मिल पाती है, ना माँ का प्यार मिल पाता है, ना बाप का प्यार मिल पाता है। तो परवरिश देने और वो पहले से ही पूरा घर का माहौल ही ये था, माँ बाप जो थे उसके हस्बैंड वाइफ जो थे वो तो लड़ रहे थे, तो वो क्या सीखेगा। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अपना रिश्ता बचाइए। आजकल रिश्ते बच नहीं रहे, छोटी छोटी बात पर पुलिस में कंप्लेंट, ये सारी चीज़ हो रही है और विवाद बढ़ रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कुछ भी डिस्प्यूट होता है आप दोनों के बीच में, किसी के साइड से भी हो रहा है, तो आप लोग अपने बड़े बुजुर्ग लोग को मीटिंग रखिए, उनको इंगेज करिए और बैठ के सेटल करने की कोशिश करिए। अब बड़े बुजुर्ग लोग लड़की के साइड के भी बुलाइए, लड़के के भी साइड को बुलाइए और सेटल करने की कोशिश करिए। बड़े बुजुर्ग लोग जो होते हैं वो जिम्मेदार होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एक तरीके से वो एक रिश्ते की अहमियत समझते हैं। जो पुराने लोग होंगे, आप बात करके देखना, वो रिश्ते की अहमियत बहुत समझते हैं। वो कभी नहीं आपको सजेस्ट करेंगे, कितना भी लड़ाई झगड़ा क्यों ना हो जाए, वो कहेंगे कि नहीं, तलाक को तो इतनी बड़ी चीज़ मानते हैं पुराने ज़माने के लोग, लेकिन आजकल के लोग ने ट्रेंड बना दिया है। तो मीटिंग करो, अपने मैटर को सॉल्व करने की कोशिश करो। इसलिए यही है कि अगर आप बचा सकते हो तो बचाइए, वरना रिश्ते बच नहीं रहे। एक तो मैं आपको एक ऐसा केस बताऊंगा, मेरे पास मैंने लेडी से कंसल्ट किया था, उसने मुझे बताया था कि सर मुझे डिवोर्स चाहिए, जो कि मैंने एक ऑलरेडी पॉडकास्ट में भी डिस्कस किया था। तो मैंने कहा क्यों डिवोर्स चाहिए, तो वो ये बात बोलती, आप शॉक रह जाओगे, आपको लग रहा होगा कि मैं झूठ कह रहा हूँ, ठीक है। वो ये कह रही थी मुझे डिवोर्स इसलिए चाहिए कि जो मेरा हस्बैंड है वो मुझे ट्रिप पर नहीं ले जाता है, मुझे घुमाता फिराता नहीं है, इसलिए मुझे डिवोर्स चाहिए। मैंने कहा ये रीज़न है, तो कह रहा हाँ, इसने तो प्रॉमिस किया था कि यहाँ घुमाऊंगा वहाँ घुमाऊंगा, लेकिन आप नहीं घुमा रहे तो मुझे इसके साथ अपनी ज़िंदगी नहीं बितानी। अब आप सोच के देखो, ठीक है भाई नहीं घुमाया, ठीक है ना, इत्तफाकी हो गई होगी, लेकिन ये इतनी बड़ी तो बात नहीं थी कि आप डिवोर्स तक पहुँचो। और हस्बैंड के साइड से भी ये देखा गया कि कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, वाइफ अच्छा खाना नहीं बनाती है तो ठीक है भाई, आप मैनेज कर लो, उसको थोड़ा सा टाइम दे दो ताकि वो सीख ले। हो सकता है कि वो पढ़ी लिखी रही होगी तो वो बनाना नहीं सीख पाई होगी, या तो आप बाहर से मंगा के खा लो, या तो उसको टाइम दो, सीख जाएगी।
वो उसने मुझे बताया, हस्बैंड ने, कि मेरी वाइफ अच्छा खाना बनाती नहीं है, ना उसे खाना बनाने आता है, तो मैं उससे अलग होना चाहता हूँ। अब आप बताओ, ये कोई वजह है डिवोर्स की? ये ग्राउंड, ये वजह है जी। जिस वजह से डिवोर्स हो रहे हैं। अब कौन समझा इनको? बीइंग अ मैट्रिमोनियल लॉयर मैं तो समझाता हूँ, बहुत सारे वकील तो नहीं समझाते, उनको लगता है कि क्लाइंट आ रहा है तो पकड़ लो। मैं उनको समझाता हूँ कि देखो, डिवोर्स तभी लो जब बहुत एक्सट्रीम लेवल का आपके साथ टॉर्चर हो गया है, डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, तब जाओ, तब जाओ आपको जो भी कानूनी कार्रवाई करनी है। लेकिन तुरंत डिवोर्स की तरफ मत जाओ, पहले अपने रिश्ते को बचाने की सोच लो। बच सकता है तो अच्छी बात है, नहीं है तो फिर आप सोचो, लेकिन छोटी छोटी वजह से कोर्ट में मत आओ। आप एक बार ना, हर किसी को मैं बोलूंगा, फैमिली कोर्ट, हर एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, जिला न्यायालय में फैमिली कोर्ट होती है, आप एक बारी बस जाके देख लेना, सुबह से 12-1 बजे तक बैठ जाना। इतनी भीड़ है, इतनी भीड़ है। और फैमिली कोर्ट में कभी कभी ऐसा लगता है एंटरटेनमेंट का साधन बन चुका है फैमिली कोर्ट। अच्छा। लिटरली बता रहा हूं, हम जब भी जाते हैं देखने को मिलता है, कभी वाइफ हस्बैंड को गाली दे रही है, कभी सास को गाली दे रही है, ऐसी ऐसी बातें, कभी हंसी भी आती है। मतलब सास को ये बोलती है कि तेरी मार तो मैंने अब बहुत सह ली, अब नहीं सहूंगी, अब तेरी ऐसी तैसी कर दूंगी। ऐसे ऐसे फैमिली कोर्ट में लड़ाई होती है, हाथापाई भी हो जाती है। लिटरली बता रहा हूँ, अगर कोई वो मैट्रिमोनियल लॉयर होगा जो डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करता होगा, वो फैमिली कोर्ट की ग्राउंड रियलिटी जानता है। हाथापाई हो जाती है, एक दूसरे को गाली गलौज कर देते हैं कि मैं तेरा नहीं सहूंगी, जितना मार खाना था मैंने खा लिया, अब नहीं खाऊंगी, अब तुम्हारी तो मैं कोर्ट में ऐसी तैसी कर दूंगी। और सास की तरफ से भी आता है, कभी सास बहू को गाली बक रही है, कभी हस्बैंड है, कभी वो वाइफ को गाली बक रहा है। और कुछ इमोशनल भी हो जाते हैं। कभी मान लीजिए वाइफ ने नहीं आ रही है तो हस्बैंड मना रहा है, डेट लगती है तो वो हस्बैंड मना रहा है कि चल लो ठीक है, मेरी गलती है, मैं मान रहा हूँ, तुम चल लो। वाइफ नहीं जाती है, या फिर किसी केस में हस्बैंड नहीं रहना चाहता है, वाइफ मना रही है कि ठीक है जो भी हुआ भूल जाओ। तो हर एक चीज़ आपको फैमिली कोर्ट में देखने को मिलेगी। अच्छा, इस पे मेरा एक क्वेश्चन और था, क्या मेडिकल टर्म्स पर भी डिवोर्स होते हैं? मेडिकल टर्म क्या? मतलब जैसे अभी पीछे एक फांसी, मतलब उन्होंने एक सुसाइड किया था, तो उन्होंने बताया था कि उनकी बीवी के कुछ, वो चाहती थी कि आप मेरे साथ इस तरीके से इंटीमेट हो। अच्छा, अननेचुरल सेक्स। अननेचुरल सेक्स, या कोई अगर इसमें ऐसा केस आया है आपके पास? देखो मेरे पास इस तरीके से, हाँ, एक क्वेरी आई थी, बहुत पहले आई थी। उन्होंने मुझे ये बताया था, उन लोगों ने डायरेक्टली, ये वाइफ ने मुझसे कंसल्ट किया था, उन्होंने ये डायरेक्टली नहीं बोला था कि मुझे डिवोर्स चाहिए। वो मेरे से ये कंसल्ट कर रही थी कि मेरा जो हस्बैंड है वो मेरे साथ अननेचुरल सेक्स करता है। अच्छा। तो उसके फिर मैंने उसको सॉल्यूशन बताया। लेकिन अब हो सकता है, देखो ये वजह है, अगर मेडिकल में प्रूफ हो जाता है कि कुछ अननेचुरल सेक्स हुआ है, या वाइफ अपने ये एलिगेशन को प्रूफ कर देती है, तो ये दिस अमाउंट्स टू मेंटल क्रूरलिटी। और मेंटल क्रूरलिटी एक डिवोर्स का ग्राउंड है, जिस पे इस पर वाइफ डिवोर्स ले सकती है। ये ग्राउंड तो है, क्योंकि अननेचुरल सेक्स आप नहीं कर सकते। नहीं, अननेचुरल नहीं, ऐसा भी होता है कि मतलब कि सेक्स ही नहीं हो पाता। हाँ, उस तो केस में। ये इसमें ना दो चीजें। वो आया है केस कभी? देखो केस डायरेक्टली मेरे पास तो नहीं आया, लेकिन मेरे पास क्वेरी अलग अलग तरीके की आती है। अच्छा। क्योंकि ऑल ओवर इंडिया से पीपल कनेक्ट है, तो वो अपनी अलग अलग क्वेरी करते हैं। पर्सनल मेरे पास इस तरीके की क्वेरी नहीं आई। इसमें ऐसा भी आता है कि बच्चा पैदा नहीं कर पा रही है, हस्बैंड ने किया था कि मेरी वाइफ बच्चा पैदा नहीं कर पा रही है, क्या मैं इससे डिवोर्स ले सकता हूँ उस ग्राउंड पर। लेकिन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर दो चीज़ें आती है, एक इनफर्टिलिटी आती है, और दूसरा एक और टर्म है, थोड़ा सा ध्यान निकल रहा है, वो आती है जिसे हम नपुंसकता कहते हैं। ठीक है, दो चीजें हैं, एक तो इनफर्टिलिटी और एक नपुंसकता। मतलब एक सिचुएशन है इनफर्टिलिटी, जहां पर वाइफ जो है वो बच्चा पैदा नहीं कर पा रही है नेचुरल की वजह से, तो ये डिवोर्स का ग्राउंड नहीं है। अच्छा। इनफर्टिलिटी ग्राउंड नहीं है। लेकिन अगर कुछ नपुंसकता है कि कैपेबल ही नहीं है कि हम लोग सेक्स कर सकते हैं, कोई बहुत अच्छा टॉपिक है, ओपन बात करना भी चाहिए, कोई शर्माने वाली बात नहीं है। अगर ये सारी चीज है जहां पर ऐसा सिचुएशन अराइज हो रहा है कि सेक्स नहीं कर पा रहे, तो ये मेंटल क्रूरलिटी मानी जाएगी। तो इस पर से बिल्कुल डिवोर्स ले सकते हैं। लेकिन हस्बैंड इस वजह से अपनी वाइफ से डिवोर्स नहीं ले सकता कि मेरी वाइफ बच्चा पैदा नहीं कर पा रही है, क्योंकि इसमें उसकी गलती थोड़ी है, वो तो नेचुरल है। अच्छा। तो इनफर्टिलिटी ग्राउंड नहीं है जी। ये सारी चीजें। अच्छा उमर भाई, मेरा एक आखिरी सवाल था आपसे, क्योंकि बहुत अच्छी कन्वर्सेशन में इसको कहूँगा कि बहुत ज़्यादा लीगल अवेयरनेस इससे लोगों को पहुँचेगी। मैं एक आखिरी सवाल आपसे ये करना चाहूँगा कि जो यूथ, जो लोग
मतलब इस फील्ड में आना चाहते हैं, एडवोकेट बनना चाहते हैं या लीगल चीज़ों में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? क्योंकि भीड़ भी बहुत ज़्यादा हो रही है और वकील को लोगों ने सिर्फ ये समझ लिया है कि हम वकील बन गए तो हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता। मतलब खुद में एक पावरफुल, जिस तरीके से कहते हैं ना वो, कि एक दबंग वाली छवि की वजह से भी लोग बहुत ज़्यादा वकील बन रहे हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसमें ये चीज़ तो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है और ये चीज़ ना हमारे प्रोफेशन को डाउन भी कर रही है, अगर आप कहीं ना कहीं नोटिस करोगे, क्योंकि इससे लोगों की मेंटेलिटी चेंज होती है। अगर जो भी जो आम इंसान है, कॉमन पीपल है, उनको ये लगता है कि जो वकील होते हैं वो लोगों को न्याय दिलाते हैं, लोगों के लिए लड़ते हैं। लेकिन अगर वकील ही कानून की धज्जियाँ उड़ाना चाहे, अगर वकील ही कानून की धज्जियाँ उड़ाने लग गए, तो फिर वो आम इंसान को क्या न्याय दिलाएंगे? तो आजकल मैं ये बहुत ज़्यादा देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया पर इस तरीके की हवाबाजी, आप कह सकते हो एक टर्म में अगर मैं यूज़ करूँ, तो इस तरीके की बहुत ज़्यादा हो रही है कि उनके पास नॉलेज नहीं है और वो इस तरीके की रील बना रहे हैं कि वकील कुछ भी कर सकते हैं, वकील ये है वो है वो है। ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। अगर वकील है पावरफुल, मैं भी मानता हूँ, लेकिन वकील जहाँ पावरफुल है आप वहाँ पर दिखाओ ना। अगर आपके साथ गलत हो रहा है तो हाँ, आप वैलिड आर्ग्यूमेंट करो, लेकिन इस तरीके से कि हम पुलिस वालों को ये कर देंगे वो कर देंगे, पुलिस वाले हमारे साथ कुछ भी, हमारे सामने कुछ भी नहीं है, तो इस तरीके ये भी करना गलत है। हाँ, आप करके दिखाओ, हाई कोर्ट से ऑर्डर ले लो, किसी वकील किसी अगर आपके साथ गलत हुआ है, हाई कोर्ट से ऑर्डर ले लो, सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर ले लो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से ऑर्डर ले लो। हाँ, किसी पुलिस ऑफिसर को सस्पेंड करके दिखा दो अपने कानूनी बल पे। ये तो होता है और आए दिन पुलिस ऑफिसर सस्पेंड भी होते हैं, ऐसा नहीं है। तो मैं लोगों को बोलना चाहूंगा कि अपने जो भी ये नोबल प्रोफेशन है इसको प्लीज प्रोटेक्ट करिए। एक अपनी जो ख्वाहिश होती है वो अलग चीज़ है, ठीक है, आप सोशल मीडिया पर फोटो अपलोड कर रहे हैं, वो चीज़ अलग है, लेकिन इस तरीके की वर्ड यूज़ करना कि वकील बहुत ये है वो है, ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। और रही बात, जो भी बच्चे इस फील्ड में आना चाहते हैं, और आपने बताया भीड़ बढ़ती जा रही है, बहुत ज़्यादा भीड़ बढ़ती जा रही है, लेकिन अगर आप में यूनिकनेस होगी, अगर आप सच में मेहनती होंगे, ठीक है, तो आप इस फील्ड में सरवाइव भी कर सकते हैं। अगर आप में अपना टैलेंट होगा, स्किल होगा, अगर आप बहुत सोशल है, अगर आप में टैलेंट है, तो आप इस फील्ड में इजीली वो कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन कुछ क्वालिटीज़ आप में होनी चाहिए। एडवोकेट्स में जैसे क्वालिटीज़ होनी चाहिए, उनको पब्लिक स्पीकिंग आनी चाहिए, ठीक है, उनको सोशल होना चाहिए, 10 लोगों को साथ मिलना जुलना चाहिए। तो ये सारी अगर क्वालिटीज़ है तो आप इस फील्ड में आइए, बिल्कुल आइए, और इस फील्ड में आप ग्रो भी करेंगे। लेकिन आपके पास कुछ भी क्वालिटी नहीं है, ना आपको अच्छा बोलना आता है, ना आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आप कैसे? क्योंकि अगर आप एट द एंड कोर्ट में जाओगे तो आपके पास कॉन्फिडेंट होना चाहिए ना। आप क्लाइंट को आप कैसे न्याय दिलाओगे जब तक आप कोर्ट में अच्छी तरीके से खुल के कॉन्फिडेंटली नहीं बोल पाओगे? तो ये सारी क्वालिटीज़ एक एडवोकेट में होना बहुत ज़रूरी है। लॉ स्टूडेंट को इसके ऊपर अपने लॉ स्कूल से ही काम करना चाहिए। मैंने ये नोटिस किया है कि जो स्कूल्स है, लॉ स्कूल है, वो ध्यान नहीं दे रहे हैं बच्चों को, लेकिन जो कि बहुत ज़रूरी है। हर चीज़ कानून नहीं होती है, प्रैक्टिकल लेवल की भी चीज़ें समझाना बहुत ज़रूरी है आजकल लॉ स्कूल्स को। मोट कोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा कराए, बच्चों के बीच में कंपटीशन कराए। अगर बच्चे कुछ जो लॉ स्टूडेंट है, मैं उनको ये भी सजेस्ट कर सकता हूँ कि आपस में 4 लोगों का ग्रुप बना ले, ठीक है, डेली बेसिस पर एक टॉपिक उठा ले, उस पर आर्ग्यूमेंट कर रहे, एक साइड हो गया पक्ष, एक हो गया विपक्ष, एक उसके सपोर्ट में बोलेगा, एक उसके अगेंस्ट में बोलेगा। इससे क्या होगा कि आपके आइडियाज डेवलप होंगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपकी पब्लिक स्पीकिंग अच्छी होगी, ठीक है, आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होगा। तो अगर ये सारी चीज, अगर स्किल है आप में, तो आप इजीली इस प्रोफेशन में सरवाइव कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो मेहनत करने की जरूरत है। अच्छा, आपकी इंस्पिरेशन कौन था? मेरा ये लास्ट सवाल होगा आपसे कि अगर मैं आपसे पूछूं तो आप किस वकील से इंस्पायर हैं? मैं अगर देखेंगे तो मेरे फेवरेट सिर्फ एक ही वकील है, वो है कपिल सिब्बल सर जी। ही इज लेजेंड। मतलब उनको मैंने अपने सामने दे रखा है। मतलब आई कांट एक्सप्लेन हिज पर्सनैलिटी इन वर्ड्स, ठीक है, मतलब मेरे वर्ड कम पड़ जाएंगे उनकी पर्सनैलिटी को डिफाइन करने में। मतलब वो बहुत अलग है, इंस्पिरेशन है। पता नहीं हम उनकी तरह बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि उनकी राह पे चलने के लिए। मैंने देखा है कि जब वो कोर्ट में आर्ग्यूमेंट करते हैं, क्या आर्ग्यूमेंट करते हैं, मज़ा आ जाता है देख के। मतलब लगता है कि हाँ, हमें भी मेहनत करनी है, ऐसी आर्ग्यूमेंट करनी है कोर्ट में। मतलब जब वो किसी के लिए खड़े हो जाते हैं तो ये सोच के आते हैं कि हाँ, फेवर लेके आना है। इवन ऐसी आर्ग्यूमेंट करते हैं कि जज तक को कंफ्यूज कर देते हैं
अच्छा। जज जब वो आर्ग्यूमेंट करने पे आते, इवन जज भी थोड़े से वो हो जाते हैं कि हाँ सामने कौन आर्ग्यूमेंट कर रहा है, कपिल सिब्बल, मतलब ना नेम नहीं है, ये एक ब्रांड है कपिल सिब्बल, इसलिए हर कोई उनको अफोर्ड भी नहीं कर पाते। उनकी अपीयरेंस फीस शायद जो उन्होंने लास्ट फीस स्ट्रक्चर रिलीज किया था, पर अपीयरेंस उनकी 15 लाख रुपए सिर्फ अपीयरेंस फी। अच्छा, मतलब जज के सामने अब एक डेट पे आने की, पूरी केस की मुझे नहीं पता कितनी लेते हैं, लेकिन एक डेट पे जो वो आते हैं, चाहे वो 5 मिनट आर्ग्यू करे, चाहे 10 मिनट, चाहे आधे घंटे, 1 घंटे, एक जो उनकी अपीयरेंस फी होती है वो 15 लाख रुपए। लेकिन सच में वो 15 लाख वर्थ इट होते हैं। जिस तरीके की उनकी लेगेसी है, जिस तरीके से वो आर्ग्यूमेंट करते हैं, जिस तरीके से वो चलते हैं, उनकी वॉकिंग में भी लगता है, जब वो वॉक करते हैं तो लगता है कि हाँ न्याय गूंज रहा है उनके आसपास। बहुत, मतलब मैं तो उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। मैं तो उनके साथ चाहता हूँ कि उनके किसी केस में इन्वॉल्व हूँ। अगर वो ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि सर हाँ, आप अपना एक जूनियर, एक अपना बेटा समझ के आप अपने किसी केस में इंगेज कर लें, तो मेरे लिए भी ये किसी अचीवमेंट से कम नहीं होगी। और मेरा एक सपना है और मैं जल्द पूरा भी करूँगा इंशाल्लाह, कि कपिल सिब्बल सर के साथ एक मैं पॉडकास्ट करना चाहूँगा जिसमें कुछ चीज़ें सर के साथ है जो मुझे डिस्कस करना है। वो आने वाले टाइम में अगर हो पाया, अब वो तो ऊपर वाले के हाथ में, लेकिन मेरा ड्रीम है तो मैं खुद इतना कैपेबल हो जाऊं कि हाँ, कि कपिल सिब्बल सर के साथ मैं पॉडकास्ट कर सकूं, क्योंकि उनका लेवल भी तो थोड़ा बहुत तो हमारा मैच होना चाहिए ना उनके साथ पॉडकास्ट करने के लिए भी। पता चले वो बोल रहे हैं, हम समझ ही नहीं पा रहे, ये चीज़ है। जी उमर भाई, आपने अभी बताया कि 15 लाख रुपए उनकी फीस है जी, और ज़्यादातर कोर्ट में, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में देखा गया है कि जब आप जाओ तो वहाँ बड़ी लग्जरी गाड़ियाँ होती हैं, तो एडवोकेट पैसा कमा पा रहे हैं? एडवोकेट पैसा कमा तो पा रहे हैं, ठीक है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें और समझनी भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बहुत सारे मैंने पॉडकास्ट देखा है जहाँ पर कुछ वकील साहब बिल्कुल हवाबाजी टाइप दिखा के चले जाते कि वकील जो होते हैं वो डेली का करोड़ भी कमा रहे, 2 करोड़ भी कमा रहे, 3 करोड़ भी कमा रहे। हाँ सच है, लेकिन आप पूरी बात भी बताइए। 2 करोड़ 3 करोड़ डेली का कमा रहे हैं, ये बात मैं कमा रहे, ये बात मैं एग्री करता हूँ, लेकिन कितने लोग कमा रहे हैं ये भी बताना ज़रूरी है। अब जो सुप्रीम कोर्ट के जो बहुत चुने हुए वकील है, जो बहुत सीनियर एडवोकेट्स है, लाइक कपिल सिब्बल सर हो गए, अभिषेक मनु सिंघवी सर हो गए, ठीक है, और भी बहुत सारे वकील है, वो कमा रहे हैं। लेकिन आप जनरल पर्सपेक्टिव से देखोगे तो हर कोई नहीं कमा रहा है ना। हमारे पास ऐसे भी वकील है, लिटरली आपको बता रहा हूँ, आप बिलीव नहीं करोगे, लेकिन आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाके देखना, वकील हो गए हैं लेकिन उसके बाद भी जूनियरशिप पता है कितने में कर रहे हैं पर महीना? आप बिलीव नहीं करोगे, इससे लोगों को डिमोटिवेशन आ जाएगा, बट मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा, रियलिटी बता रहा हूँ। क्योंकि लोग इस प्रोफेशन में तो आ जाते हैं हाइप देख के कि हम जाएंगे, अगले दिन से हम भी लाख रुपए छापना चालू कर देंगे, फिर उनको जब वो रियलिटी फेस करते तो वो ये प्रोफेशन क्यूट भी कर देते हैं। पैसों की वजह से बहुत सारे लोगों को मैंने ये देखा है कि इस प्रोफेशन को क्यूट किया, जो कि मुझे हर्ट करती है। बहुत सारे वकील आज भी ऐसे हैं जो जूनियरशिप फ्री में भी कर रहे हैं, फ्री की मजदूरी कर रहे हैं, और महीने का सिर्फ 5,000, 6,000, 7,000, जबकि वो सुबह से 10 बजे आते, 5 बजे जाते हैं, और सिर्फ महीने का कितना कमा रहे? 5,000, 6,000, 8,000, 10,000। ऐसे भी वकील है। तो अगर कोई भी पॉडकास्ट पे आता है तो उसको सारी चीजें बतानी चाहिए ना कि क्या रियलिटी है। और स्पेशली फर्स्ट जनरेशन जो भी लॉयर्स है, उनके लिए इस प्रोफेशन में सस्टेन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ना उनके कोई बैकग्राउंड है, ना उनको केस मिल रहे हैं, तो वो कैसे करे? फिर वो बेचारे जूनियरशिप करते हैं, तो अगर उसके अंदर थोड़ा बहुत टैलेंट स्किल होता है तो वकील साहब दे देते हैं 5-10 हज़ार, ठीक है। वरना बहुत सारे लोग हैं जूनियर एडवोकेट बन गए हैं, जूनियरशिप फ्री में करते, इवन जो उनका ट्रैवल एक्सपेंसेस होता है खुद की जेब से बियर करते हैं। तो जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है उसके लिए सच में, मैं भी एक फर्स्ट जनरेशन लॉयर हूँ और मैं भी मिडिल क्लास फैमिली से ही आता हूँ, तो मैं बिल्कुल उनकी तकलीफ समझता हूँ, ग्राउंड रियलिटी पता है। तो उनको सस्टेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है, लिटरली हर्ट होता है उन बच्चों को देखकर। जो सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन लॉयर है, उनको कोई दिक्कत नहीं होती है क्योंकि अपने फादर ग्रैंडफादर का केस आ रहा है उनके पास। लेकिन जो बेचारे फर्स्ट जनरेशन है, तो मैं ये भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा इस पॉडकास्ट के थ्रू, जो जितने भी बड़े वकील है, सो प्लीज़ आप फर्स्ट जनरेशन लॉयर का दर्द समझिए। बच्चे रोते भी है, वो दिखाते नहीं है, लेकिन नहीं दिखाते, कहते हैं ना मर्द रोता नहीं है कभी, हर्ट तो होता है लेकिन रोते नहीं है, सामने नहीं रोते, पीठ पीछे रोते हैं।
ठीक है, अच्छा। घर पे रात को रोते होंगे, गारंटी कह सकता हूँ, लेकिन सामने लोगों को नहीं दिखाते। इस जो हंसी होती है ना, उसके पीछे कितने दुख होते हैं वही समझ सकता है। तो सपोर्ट करना चाहिए। जो भी इस प्रोफेशन में स्टेबल है उनको फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट को प्लीज़ सपोर्ट करना चाहिए, ताकि उनको थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिले, ताकि वो आगे आए। वरना तो वो इस प्रोफेशन में फिर नहीं सस्टेन कर पाएंगे, तभी फिर वो क्यूट कर देते हैं, क्योंकि उनको अपनी फैमिलीज भी संभालनी है, ठीक है, अपने खर्चे भी है, तो कैसे मैनेज करेगा। जी। तो जब भी कोई भी पॉडकास्ट पे आता है तो उनको सारी चीज़ बतानी चाहिए कि कमा रहे हैं, करोड़ पे भी कमा रहे लेकिन दो, कितने कमा रहे हैं? लेकिन कितने कमा रहे हैं ये भी बताना जरूरी है, और कोई नहीं कमा रहा है ये भी बताना जी। जरूरी है। तो बहुत बहुत शुक्रिया उमर भाई मुझे वक्त देने के लिए, और बहुत अच्छा लगा मुझे ये पॉडकास्ट करके। और मैं सजेस्ट करूँगा कि आप लोगों को ये पॉडकास्ट ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि ये देखने के बाद में मैं समझूंगा कि आप कानून को, और जो जो आपको बेसिक बेसिक नीड है अपनी ज़िंदगी के अंदर, जो आपको एक समझ होनी चाहिए कि किस तरीके से आपको ज़िंदगी गुजारनी है कानून के दायरे के अंदर, तो आप इस पॉडकास्ट को देखने के बाद में उसको समझेंगे। तो इस पॉडकास्ट को ज़रूर देखिएगा। थैंक यू थैंक यू सो सो मच। मच।